वह हैरान रह जाता है जब देखता है कि उसके दोनों पैर नहीं हैं। उसकी एक लौटी बहन उसे जागा हुआ देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसके साथ एक धोखेबाज भी आता है जिसका नाम शाओ तियनकाई है। वह हमारे एमसी का दोस्त और बिजनेस पार्टनर हुआ करता था, तो वह फल और एक मीठी मुस्कान लेकर आता है, लेकिन यह सब सिर्फ एक दिखावा है। असल में वह ही इस कार एक्सीडेंट के पीछे था, और अब वह हमारे लड़के की इस कमजोर हालत का फायदा उठाकर उसकी कंपनी पर कब्जा कर लेता है। इससे भी बुरा, शाओ तियनकाई हमारे लड़के की बहन को उससे शादी करने के लिए मजबूर करता है। बदले में हमारे एमसी के फ्यूचर को ठीक करने का वादा करता है। जाओ जो अपनी बहन से मिन्नतें करता है कि वह इस कमीने की बात न सुने, लेकिन शाओ तियनकाई उसे चुप करा देता है, कह कोई नहीं सुनता, और वह बस वही करता है जो वह चाहता है। तो शाओ तियनकाई हमारे लड़के से सब कुछ छीन लेता है, और वह एक गरीब खाली कमरे में अकेला रह जाता है। तभी एक उम्मीद की किरण दिखती है। एक नया गेम जिसका नाम डिवाइन पाथ है सामने आता है। इसका खास फीचर ये है कि यह प्लेयर्स को गेम में मिली एबिलिटीज को असली दुनिया में भी यूज करने देता है। यह उसकी जिंदगी बदलने का सबसे अच्छा मौका बन जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वह गरीब है। पैसा लगाने के बिना उसे अच्छे रिसोर्सेज या इक्विपमेंट नहीं मिल सकते, और वह मॉन्स्टर्स से हार जाता है। दूसरी तरफ शाओ तियनकाई अपने पैसों का यूज करके गेम पर राज करता है, सबसे अच्छे रिसोर्सेज और पावर्स हासिल करता है, खुद को एक ना हारने वाला प्रो प्लेयर बना लेता है। जो कुछ भी हमारे हीरो का होना चाहिए था वह शाओ तियनकाई चुरा लेता है। नाउम्मीदी में हमारा लड़का इस कमीने को अपने घर आने का इनवाइट देता है और एक जाल बिछाता है, और वह सच में आता है। शाओ तियनकाई उस बेकार जगह पर हंसता है जहां हमारा लड़का रहता है। उसे साफ दिखता है कि चारों तरफ एक्सप्लोजिव्स हैं, लेकिन उसे यकीन है कि वह उसे मार नहीं पाएंगे। फिर भी हमारा लड़का कोशिश करना चाहता है। वह बटन दबाता है, धमाका पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता है। हमारा एमसी पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और मुश्किल से जिंदा है। फिर भी वह हैरान रह जाता है जब देखता है कि शाओ तियनकाई वहां बिना किसी नुकसान के खड़ा है। ये कमीना बस पूछता है कि उसने कोशिश ही क्यों की। गेम से मिली पावर के साथ वह एक्सप्लोजिव्स उसके सर का एक बाल भी नहीं जला सकते थे, और हमारे लड़के को खत्म करने से पहले वह बताता है कि वह ही उस एक्सीडेंट के पीछे था जिसने जाओजो को कमजोर बनाया, और उसके माँ बाप की मौत का जिम्मेदार भी वह ही था। शाओजिया सिर्फ एक सपने के साथ मरता है कि उस कमीने को बचने न दे। किसी तरह वह धमाके से 1 साल पहले जाग जाता है। उसे नहीं पता कि वह वापस कैसे आया, लेकिन इस बार वह उस कमीने से बदला लेने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। बस एक प्रॉब्लम है, वह एक्सीडेंट के बाद वापस आया है। इसका मतलब है कि उसके पैर अभी भी नहीं हैं। उसकी एक लौटी उम्मीद शेन 2 के आने वाले लॉन्च में है, क्योंकि 1 महीने तक किसी को पता नहीं चलेगा कि गेम की पावर्स असलियत पर असर करती हैं। उसे याद आता है कि उसका पैसा अभी तक फ्रीज नहीं हुआ है, तो उसे जल्दी करना होगा। उसकी बहन उसका अजीब चेहरा देखकर पूछती है कि क्या उसे दर्द हो रहा है। वह उसे बताता है कि कुछ ज्यादा जरूरी काम है। वह परेशान दिखती है, डॉक्टर को बुलाने को तैयार, लेकिन वह उसे रोकता है और कहता है उसे उसकी मदद चाहिए शेन 2 के लिए एक गेमिंग स्टेशन खरीदने में, और वह उसे ऐसे घूरती है जैसे वह पागल हो गया हो। तभी शाओ तियनकाई अंदर आता है और वह फिक्रमंद होने का नाटक करता है और पूछता है कि उसका बड़ा भाई कब से वीडियो गेम्स में दिलचस्पी लेने लगा, जैसे वह हमारे हीरो की मौत की साजिश नहीं कर रहा हो। वह चेतावनी देता है कि लत लगना खतरनाक है, खासकर जब एक कंपनी संभालनी हो। जाओ जो तुरंत समझ जाता है कि यह लड़का उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर भी वह उसके साथ खेलता है, कहता है कि जब वह कमजोर है ही तो गेम्स ही खेल ले। तियनकाई मुस्कुराता है, कहता है कि शेन 2 जल्दी लॉन्च होगा, लेकिन उसके एंट्री यूनिट्स 300 मिलियन से भी ज्यादा के हैं। जाओ जवाब देता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कंपनी का पैसा उसका है, और अगर वह 30 बिलियन का भी होता तो भी वह एक खरीदता। उसकी बहन उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तियनकाई बीच में आता है। एक असली सांप की तरह उदार और अच्छा होने का नाटक करता उसका है, और अगर वह 30 बिलियन का भी होता तो भी वह एक खरीदता। उसकी बहन उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तियनकाई बीच में आता है। एक असली सांप की तरह उदार और अच्छा होने का नाटक करता है। वह जाओजो के लिए गेम खरीदने की पेशकश करता है, वादा करता है कि जब तक जाओजो ठीक होता है वह कंपनी के काम संभालेगा, और फिर एक अजीब तरीके से बहन को अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि अब वह उसके साथ ज्यादा टाइम बिताएगी। जाओजो की मुस्कान गायब हो जाती है और वह उसे वापस खींच लेता है, कहता है कि वह उसके साथ ही रहेगी, और इसके साथ तियनकाई हाथ हिलाता है और कमरे से चला जाता है। लेकिन बाहर निकलते ही उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है, और वह उस बेकार असैसिन को गाली देता है जो काम पूरा नहीं कर पाया, और बड़बड़ाते हुए कहता है कि अगली बार वह एक टैंक यूज करेगा क्योंकि जाओजो को मरना ही होगा। अंदर जाओजो अपनी बहन से कहता है कि कंपनी के सारे पैसे गेम की करेंसी में ट्रांसफर कर दे और उनके पास जितने भी शेयर्स हैं सब बेच दे। वह घबरा जाती है, पूछती है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। वह उसे कहता है कि उस पर भरोसा करे क्योंकि उसके पास उनका फ्यूचर बदलने का एक प्लान है। 3 घंटे बाद गेमिंग सेटअप आ जाता है। उसने तुरंत पाने के लिए शिपिंग में 200 मिलियन एक्स्ट्रा भी दिए थे। जैसे ही वह सिस्टम स्टार्ट करता है उसे एक जानी पहचानी फीलिंग आती है। बहुत टाइम बाद वह आजाद महसूस करता है। गेम की दुनिया में उसके पास फिर से पैर हैं। सिस्टम उसका स्वागत करता है और कैरेक्टर का नाम पूछता है। वह अपना पूरा नाम जाओ जिवांगे टाइप करता है और कंफर्म करता है। उसके सामने कैरेक्टर्स की लाइनें दिखती हैं और सिस्टम उसे एक क्लास चूज करने को कहता है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा उसकी पिछली जिंदगी में था, तो वह वही चूज करता है जो उसे सबसे अच्छा पता है, रेंजर क्लास।
सिस्टम उसे वीआईपी यूजर होने के लिए एक एल्फ ब्लड लाइन देता है, जिससे उसे एक अच्छा बोनस मिलता है जहां वह एल्व्स से मदद ले सकता है। एक स्पेशल प्लेयर होने के नाते उसे एक रिवॉर्ड बुक भी मिलती है जो कमजोर पॉइंट्स को पहचानने की स्किल अनलॉक करती है। वह हंसता है, खुशी से भर जाता है क्योंकि ये वही एबिलिटीज थीं जिन पर उसने पहले भी महारत हासिल की थी। फिर एक और मैसेज आता है। पहले 100 प्लेयर्स में से एक होने के नाते उसे एक स्पेशल चेस्ट मिलता है जिसमें एक रेयर टैलेंट है, लेकिन उसकी कीमत 50 मिलियन गोल्ड कॉइन्स है, लगभग 500 मिलियन डॉलर्स। जाओजी धीरे से सीटी बजाता है। यह बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन वह बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। आम पैसा जल्दी ही अपनी कीमत खो देगा और रेयर टैलेंट्स अनमोल होते हैं। उसकी पिछली जिंदगी में एक टैलेंट जिसने ब्लीड डैमेज बढ़ाया था, उसने उसे कई लड़ाइयों में जीतने में मदद की थी। वह तुरंत पैसे ट्रांसफर करता है। स्क्रीन सुनहरी चमकती है, एक रोशनी की किरण आसमान में जाती है। जाओ आंखें फाड़े देखता है जैसे ही सिस्टम रिवॉर्ड का ऐलान करता है। ये एक ऐसा टैलेंट है जो किसी भी चीज को इवॉल्व कर सकता है, और उसे मुश्किल से यकीन होता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज भी मौजूद है। हमारा हीरो इम्प्रेस होता है क्योंकि ये टैलेंट इतने पैसों से मिलना ही नहीं चाहिए था। वह उसे पूरी तरह अनलॉक करने का फैसला करता है ताकि देखे कि वह क्या करता है। उसे पैसिव एवोल्यूशन मिलता है जहां उसे गिरे हुए आइटम को एक रैंक अपग्रेड करने का 100% चांस मिलता है और 5% चांस इंटरमीडिएट एवोल्यूशन ट्रिगर करने का। इसके अलावा उसे ऑटोनोमस एवोल्यूशन मिलता है। हर 24 घंटे में एक बार वह एक आइटम को 2 लेवल्स तक अपग्रेड कर सकता है, या 10% चांस के साथ 3 लेवल्स तक। भले ही यह टैलेंट सिर्फ उसके आइटम्स पर असर करता है और उसकी अपनी पावर्स पर नहीं, उसे पता है कि ये उसे गेम में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देगा। वह शायद ही अपने हाथ उठाता है और उसके चारों तरफ एक गॉन्टलेट दिखता है, और उसे पता है कि ये उसका फ्यूचर बदल देगा। शहर में चलते हुए उसे पता है कि बाकी सब ब्रॉन्ज आइटम्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके पास पहले ही सिल्वर गियर होगा। तो घमंड के साथ वह गेम में कूदने और मॉन्स्टर्स को हंट करके अपग्रेडेड आइटम्स पाने का इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन उसे पता है कि उसे अपनी 24 घंटे वाली एबिलिटी के साथ केयरफुल रहना होगा। पहले उसे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिसमें इवॉल्व होने की ताकत हो। जब सारी तैयारी हो जाती है, वह सिस्टम पर क्लिक करता है और गेम का एंट्रेंस दिखता है। अपनी खरोशी मुश्किल से रोक पाता है और कहता है कि अब अपनी किस्मत बदलने का टाइम आ गया है। बिगिनर्स विलेज में जाओ देखता है कि यहाँ पहले से ही बहुत सारे रिच प्लेयर्स हैं। उसने सोचा था कि वह पहलों में से एक होगा, लेकिन एक भीड़ पहले से ही मुर्गियों का शिकार कर रही है, जितनी जल्दी हो सके लेवल अप कर रही है। स्टार्टिंग विलेज एक बेकार की रेस में बदल गया है और जाओ को यह अजीब लगता है। कमजोर मॉन्स्टर्स के लिए लड़ना बेकार है और उसे कुछ ऐसा चाहिए जो सच में मैटर करता हो, जैसे न्यूबी बॉस को मारकर फर्स्ट किल रिवॉर्ड लेना। सिस्टम उसे वाइल्ड जोन्स में केयरफुल रहने की चेतावनी देता है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देता है। जल्दी लेवल अप करने का एक ही तरीका है कि किसी और से पहले खतरनाक क्रीचर्स से लड़ा जाए। वह अपना इन्वेंटरी खोलता है और उसका चेहरा बिगड़ जाता है क्योंकि उसके पास सिर्फ नूब आइटम्स थे, और ये स्टार्टर बो और कपड़े का आर्मर उसके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होंगे। इसके अलावा वह अपग्रेड करने के लायक भी नहीं है। उसे एक फायदा चाहिए, और तब उसे अपना नया टैलेंट याद आता है जो टैलेंट्स को भी इवॉल्व कर सकता है। वह अपने हाथ उठाता है और उसे खुद पर एक्टिवेट करता है। एनर्जी उसके अंदर से गुजरती है और उसके सर के ऊपर एक किंग एल्फ दिखता है। इसका मतलब है कि एवोल्यूशन सक्सेसफुल हो गया है। उसे रॉय एल्फ में अपग्रेड कर दिया गया है। उसकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाती है और उसे हर 3 हमलों में एक क्रिटिकल हिट मिलता है। अपनी एचपी बार को बढ़ते हुए देखकर उसे पता चलता है कि यह फायदेमंद था। इन पावर्स के साथ गेम को अकेले खेलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। पास से आई एक चीख उसका ध्यान खींचती है। आसपास देखते हुए उसे एक लेवल 2 का फॉरेस्ट वुल्फ दिखता है। दूसरे एडवेंचरर्स पहले से ही शिकार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि वह बच नहीं पाएगा। हर कोई जल्दी लेवल अप करने के लिए उत्सुक है। हमारा हीरो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, उन्हें ध्यान से देखता है। ये प्लेयर्स स्मार्ट हैं, उन्हें पता है कि ग्रुप्स बनाकर और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स का शिकार करके सबसे जल्दी एक्सपीरियंस मिलता है। प्रॉब्लम यह है कि उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आता कि गेम कितना रियलिस्टिक है। तभी ग्रुप में से एक मेज उनके पीछे मूवमेंट देखता है और चेतावनी देता है। भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं और एडवेंचरर्स अचानक घिर जाते हैं। मॉन्स्टर्स उन पर कूदते हैं और घबराहट जल्दी फैल जाती है। काटने से जितना दर्द हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। ग्रुप को एहसास होता है कि उन्हें जंगल में इतना अंदर नहीं आना चाहिए था। उनमें से एक चीखता है जब उसे काटा जाता है और चेतावनी देता है कि वह बाकियों को रिस्पॉन पर मिलेगा। कुछ ही सेकंड्स में वह सब गिर जाते हैं। जाओ मौके का फायदा उठाता है। जब वह लोग डिस्ट्रैक्टेड और शिकार हो रहे होते हैं, वह एक पेड़ के पीछे से निशाना लगाता है। उसके तीर 2 के आर पार निकल जाते हैं, भेड़िए के सर को छेदते हुए। उसकी पहली किल उसका पहला लेवल अप है, 1 से 2। उसे अपनी एल्वन ब्लड लाइन के लिए एक्सपीरियंस मिलता है, 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। और भेड़िए का गोश्त। एक सोलो प्लेयर के लिए हेल्थ वापस लाने वाले आइटम्स परफेक्ट होते हैं। 3 और भेड़िए उसे देखते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं, अपना डैमेज चेक करते हुए। जाओ कॉन्फिडेंट महसूस करता है। वह अपनी एल्वन पैसिव एबिलिटी ऑन करता है, अपनी चलने की स्पीड को डबल कर देता है। वह दौड़ता है, पहाड़ के किनारों से कूदता हुआ। भेड़ियों को अकेला छोड़कर रॉयल और रेंजर क्लास का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। वह पीछे देखता है और बड़बड़ाते हुए कहता है कि उनका कोई चांस नहीं है। तभी उसे कुछ अजीब दिखता है। भेड़िए चलना बंद कर देते हैं और बस घूरते हैं। एक सिस्टम अलर्ट चमकता है। वह बफलो जोन में एंटर कर गया है। भेड़िए पीछे हट जाते हैं।
यहाँ के क्रीचर्स लेवल 5 के हैं। कोई उसे आवाज देता है, उसे हैंडसम कहता है, वह मुड़ता है। वह एक ग्रुप को देखता है जो उसे अपने साथ आने को कहता है। वह लोग शक्की लगते हैं और वह उन पर भरोसा नहीं करता, खासकर इसलिए क्योंकि वह उसे बार बार हैंडसम कह रहे हैं। वह चाहते हैं कि वह उनकी बफलो का शिकार करने में मदद करे और जल्दी लेवल अप हो। ग्रुप का मेज कहता है कि हमारा हीरो सिर्फ लेवल 2 का है और वह उन्हें धीमा कर देगा। वह कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ा गुस्सा भी होता है। जाओ को जवाब देने का मौका दिए बिना ही भेज दिया जाता है। वह मुड़ता है और उन्हें गुड लक बोलकर अपने रास्ते चला जाता है। ग्रुप उसे वार्न करता है कि अगला एरिया और भी खतरनाक और रिस्की है, चाहे 4 लोग भी हों। एक उन्हें डेथ पेनल्टी के बारे में बताता है। हमारा हीरो मानता है कि वह नया है और कभी मरा नहीं, इसलिए उसे कुछ नहीं पता। वह समझाते हैं कि मरने से आधा गोल्ड चला जाता है, इक्विपमेंट खराब हो जाता है और मिली हुई एक्सपीरियंस आधी हो जाती है। शाओजू कंधे उचकाता है, ज्यादा इंप्रेस नहीं होता और फिर भी उनका शुक्रिया करता है। वह गुड बाय बोलता है और आगे बढ़ता रहता है। ग्रुप की लड़की उसे मदद करने का सुझाव देती है क्योंकि अकेले यह खतरनाक है, लेकिन मेज कहता है कि अगर वह मरना चाहता है तो यह उसकी जिम्मेदारी है। कुछ देर बाद हमारा हीरो एक गुफा में घुसता है और जमीन पे स्केलेटन्स देखता है। यह बिल्कुल वही जगह है जिसे वह ढूंढ रहा था। अचानक खोपड़ी हिलने लगती है और एक क्रीचर अपनी आंखें खोलता है। वह बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा लड़का लेवल 10 के जायंट किंग स्नेक के सामने खड़ा है और वीकनेसेस डिटेक्ट करने की एबिलिटी एक्टिवेट करता है। जायंट स्नेक की गर्दन के पिछले हिस्से पर एक वीक पॉइंट मार्कर दिखता है। आमतौर पर उसके पास सिर्फ 200 एचपी होनी चाहिए, लेकिन उसके पास रॉय एल्फ पैसिव की वजह से एक्स्ट्रा 1000 एचपी है। इसके साथ वह बॉस का सामना करने से नहीं डरता। हाथ में बो लिए वह मॉन्स्टर से आंखें मिलाता है। वह आगे बढ़ता है उसे काटने के लिए। जितनी तेज वह है उतना ही तेज वह भी है। वह साइड में डॉज करता है और अपना बो निकालता है। पहला तीर निशाने पे लगता है, लेकिन सिर्फ 29 डैमेज देता है और ये उसकी उम्मीद से बहुत कम है। मतलब बॉस तो बॉस ही होता है। जाओ फिर से डॉज करता है और शुक्र करता है कि कम से कम उसकी स्पीड डैमेज से बचने के लिए काफी है। मॉन्स्टर स्ट्रांग है, लेकिन इतना धीमा है कि वह उसकी हेल्थ कम कर सकता है, इसलिए हमारा हीरो उसकी गर्दन पर एक और शॉट लगाता है, लेकिन मॉन्स्टर अपनी पूंछ से उसे रोक देता है और उसे एहसास होता है कि यह उसकी सोच से ज्यादा स्मार्ट है। अब वह उस एक वीक पॉइंट की हिफाजत कर रहा है जहां वह असली डैमेज दे सकता है। वह स्पीड पर भरोसा करने का फैसला करता है और तीरों की बारिश करता है। मॉन्स्टर डिफेंड करता रहता है और वह 0 डैमेज देता है। वह एक और मौके का इंतजार करता है और आखिर में 58 डैमेज का एक शॉट लगाता है। उसकी उम्मीद से ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वह मॉन्स्टर से पक्का तेज है। अचानक उसे कुछ अजीब सा दिखता है। बॉस गहरी सांस लेता है और गुफा को धुएं से भर देता है। जहर हर सेकंड 10 एचपी कम करता है। वह हिसाब लगाता है और उसे एहसास होता है कि उसके पास इस जगह पर ज्यादा टाइम नहीं बचा है। सांप गुफा के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे शॉट्स लगाना और भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जाओजू के लिए यह उसे रोकने के लिए काफी नहीं है। वह एक और तीर निकालता है और धीरे से कहता है कि उसे कम समझा जा रहा है। इस बार उसका शॉट सीधा गर्दन पर 116 डैमेज देता है। इस लड़के की किस्मत बहुत अच्छी है। मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है और बोनस डैमेज लेता है, क्योंकि हर तीसरा हिट एक क्रिटिकल स्ट्राइक होता है। वह मुस्कुराता है और बॉस से पूछता है कि वह और कितने हिट्स झेल सकता है। सांप को पसीना आने लगता है जब उसे एहसास होता है कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। जल्दी ही मॉन्स्टर 597 एचपी पर आ जाता है और जाओजो कॉन्फिडेंट महसूस करता है। हर सेकंड 10 एचपी कम होने के बावजूद भी उसे यकीन है कि वह जीतेगा। उसकी अपनी एचपी 1010 पर गिर जाती है। प्रॉब्लम यह है कि सांप चीजों को और मुश्किल बना देता है। जब वह खड़ा रहता है तो उसे कई टेल अटैक्स डॉज करने पड़ते हैं। जब बॉस को एहसास होता है कि उसके अटैक से बचा जा सकता है तो वह और ज्यादा अग्रेसिवली अटैक करना शुरू कर देता है ताकि उसे अटैक करने से रोक सके। वह फिर से डॉज करता है और सोचता है कि सांप स्मार्ट तो है, लेकिन वह अभी भी उसकी स्पीड को कम समझता है। एक और तीर गर्दन पे लगता है और 200 क्रिटिकल डैमेज देता है। तब उसे कुछ अजीब सा दिखता है। पेट पर डैमेज ज्यादा लगता है, जबकि गर्दन इंस्टेंट किल के लिए वीक पॉइंट है। एक पल के लिए वह सोचता है कि अगर यह सच है तो सांप और भी जल्दी मर जाएगा, लेकिन मॉन्स्टर उसे देखकर मुस्कुराता हुआ लगता है। सांप जमीन पर वार करता है और एक दरार उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है। जमीन अनस्टेबल हो जाती है और वह बॉस को खो देता है। वह घुटनों पर गिर जाता है क्योंकि जहर बदल जाता है और अब हर सेकंड 20 एचपी कम करता है। उसके पास सिर्फ 600 एचपी बची है। ये साफ तौर पर एक बॉस है जो प्लेयर्स की पूरी पार्टी के लिए बना है। जहर के डैमेज और बढ़ती मुश्किल के साथ वह ऐसे जिंदा नहीं रह सकता। वह अपने इन्वेंटरी से वुल्फ मीट निकालता है और कहता है कि उसे अपनी प्लान से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। मीट हर सेकंड 20 एचपी रिस्टोर करता है 20 सेकंड्स तक। ये काफी नहीं है, लेकिन ये उसे ऊपर चढ़ने के लिए टाइम देता है। अगले 20 सेकंड सब कुछ डिसाइड करेंगे। वह तेजी से चढ़ना शुरू करता है। वह एक लेज से दूसरे लेज पे कूदता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है। वह आखिर में बॉस के ऊपर एक ऊंची जगह पर पहुंच जाता है। वह एक तीर निकालता है और एक साफ शॉट लगाता है। सांप गुस्से में लगता है, जैसे उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वह जिंदा बचेगा। तीर बॉस की आंख में लगता है। वह तड़पता है और जमीन पर गिर जाता है। हमारा हीरो सांप को भागने की कोशिश करते हुए देखता है, लेकिन वह उसकी खुली पीठ का फायदा उठाता है और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक और शॉट लगाता है। मॉन्स्टर डर के मारे मुड़ता है और उसे एक और एल्वन एरो तैयार करते हुए देखता है। बेचारा बॉस कांपता है जब शेन बार बार फायर करता है। एक आखिरी तीर उसके शरीर से निकलकर उसके मुंह से बाहर निकलता है। मॉन्स्टर 0 एचपी पर गिर जाता है।
जहर खत्म हो जाता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसकी अचीवमेंट पूरे सर्वर पे ब्रॉडकास्ट की जाएगी और पूछता है कि क्या वह अपना नाम छुपाना चाहता है। शाओजो एक पल के लिए सोचता है और फैसला करता है कि वह बहुत टाइम से छुप रहा है। वह सिस्टम को अनाउंसमेंट भेजने को कहता है। पूरा सर्वर प्लेयर जाओजो को बधाई देता है क्योंकि वह स्टार्टर जोन बॉस को हराने वाला पहला प्लेयर है। बिगिनर विलेज के प्लेयर्स कंफ्यूज हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उसने ये कैसे किया जब गेम अभी अभी लॉन्च हुआ है। दूसरे ग्रुप्स खुद को धीमा होने का इल्जाम देते हैं। एक्सपीरियंस प्लेयर्स समझ नहीं पाते कि कोई बॉस को कैसे हरा सकता है जो कई लेवल्स ऊपर है। ब्लू बालों वाला ग्रुप थक चुका है। वह सिर्फ एक बफलो को मार पाए और उन्हें यकीन है कि वह एक सुपर बॉस था। मोटा लड़का एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि फर्स्ट किल रिवॉर्ड क्या है। बाकी दो लड़के शर्मा जाते हैं जब वह स्ट्रांग होने की बात करते हैं ताकि वह लड़कियों को इम्प्रेस कर सकें। वह अपनी खूबसूरत टीममेट से तारीफ का इंतजार करते हैं। तब सिस्टम मैसेज दिखता है। यह अनाउंस करता है कि जाओजू ने 1000 रेपुटेशन पॉइंट्स और एक सिल्वर चेस्ट कमाए हैं। ग्रुप को यकीन नहीं होता कि कोई सच में उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। हमारा हीरो एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस गेन करता है और लेवल 2 से लेवल 7 पर पहुंच जाता है। उसे 30 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं और वह उन सबको एजिलिटी में डाल देता है। उसकी क्लास जैसे के लिए एजिलिटी स्पीड और डैमेज बढ़ाती है, इसलिए ये ठीक है। अपने एट्रीब्यूट सेट करने के बाद अब टाइम है ये देखने का कि बॉस ने क्या ड्रॉप किया। कुछ अजीब होता है। जो 10 सिल्वर्स बॉस को ड्रॉप करने थे वो 10 गोल्ड कॉइन्स में बदल गए। इसी बीच दूसरे प्लेयर्स एक बफलो को मारते हैं और उन्हें सिर्फ एक कॉपर कॉइन मिलता है। एक आइटम उसके इन्वेंट्री में चमकता है और वह देखता है कि उसमें एक गोल्डन चमक है। शायद सेकंड एवोल्यूशन ट्रिगर हो गया। लेकिन हमारा हीरो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसे एक क्रिस्टल कॉइन मिलता है जो असल में एक रेयर करेंसी है जो खत्म हो चुकी है। वह इस क्रिस्टल से एनपीसी से स्पेशल और अनजान आइटम्स खरीद सकता है और अगर वह उन्हें ये देता है तो उनकी फेवरेबिलिटी भी बढ़ा सकता है। जाओजो सोचता है कि ये एक बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है क्योंकि उसने अपनी पिछली जिंदगी में इसके बारे में सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। वह जानता है कि ये बहुत कीमती है और फ्यूचर में काम आ सकता है। वह फिर सारा ड्रॉप्ड लूट उठा लेता है और अपना बैकपैक खोलता है सब कुछ अंदर रखने के लिए। अच्छा हुआ उसके लिए क्योंकि उसे असल में एक सिल्वर स्नेक वन हैंडेड सोर्ड मिलता है जिसमें बहुत अटैक पावर है। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड महसूस करता है क्योंकि ये बो नहीं है, इसलिए ये उसके लिए बेकार है। वह सोचता है कि कम से कम वह इसे पैसे के लिए बेच सकता है और अच्छी रकम कमा सकता है। वह फिर अगला आइटम देखता है और उसकी आंखें तुरंत लालच से चमकने लगती हैं। ये एज्योर स्केल आर्मर सिल्वर लेवल का है जिसका एक स्पेशल इफेक्ट है जो इसे शील्ड स्केल करने और लड़ाई की शुरुआत में 300 पॉइंट का शील्ड देने की इजाजत देता है जब उसका 300 सेकंड का कूलडाउन रीसेट होता है। अपनी पिछली जिंदगी में उसे याद है कि नॉर्मल क्वालिटी एज्योर स्केल आर्मर में कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं होते, सिर्फ कुछ एट्रीब्यूट पॉइंट्स होते हैं। सिल्वर लेवल 1 में शील्ड इफेक्ट होता है और ये उसे रेयर बनाता है। सबसे बुरी बात यह है कि इसे यूज करने के लिए लेवल 10 चाहिए और वह अभी लेवल 10 पे नहीं है। वह सोचता है कि ये बॉस को हराने के बाद भी कोई असली अपग्रेड न मिलने जैसा ही है, इसलिए वह गेमिंग रूल्स से डिसअपॉइंटेड है। वह फिर याद करता है कि सिस्टम नोटिफिकेशन ने उसे एक सिल्वर ट्रेजर चेस्ट भी भेजा था और जब वह उसे खोलता है वह चुपचाप गुड लक के लिए दुआ करता है ताकि उसे फिर से कोई बेकार लूट न मिले। चेस्ट से अचानक एक एक्सप्लोजन होता है और हमारे हीरो को 7 चार्ज चेन एरोज मिलते हैं, लेजेंडरी लेवल के। ये 50 मैजिक पॉइंट्स कंज्यूम करता है और टारगेट पर लगातार 7 तीर छोड़ता है और हर तीर टारगेट की मैक्सिमम हेल्थ का 1% डैमेज देता है। ये सिर्फ एक अच्छी स्किल नहीं है, ये गॉडली लेवल की है, एक एक्सक्लूसिव स्किल जो सिर्फ कुछ आर्चर्स को दी जाती है। लेकिन हमेशा की तरह जाओजो को सब कुछ बिना किसी मुश्किल के नहीं मिल सकता और ये स्किल भी सिर्फ लेवल 10 पर ही यूज की जा सकती है। वह चीजों को पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश करता है, इसलिए जब वह लेवल 10 पर पहुंच जाएगा तो उसका डैमेज बहुत बढ़ जाएगा और ये उसे जल्दी लेवल अप होने के लिए एक और पुश देता है। अचानक गुप्के से अंदर जाता है। वह चीजों को पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश करता है, इसलिए जब वह लेवल 10 पर पहुंच जाएगा तो उसका डैमेज बहुत बढ़ जाएगा और ये उसे जल्दी लेवल अप होने के लिए एक और पुश देता है। अचानक गुफा के अंदर से एक आवाज आती है और जब वह चुपके से अंदर जाता है वह एक खूबसूरत और थोड़ी जख्मी औरत को देखता है जो मदद मांग रही है क्योंकि वह जायंट स्नेक से बचने के लिए वहां छुपी थी। उसका नाम लेडी गू है और वह एक एनपीसी है जिसके बारे में अफवाह है कि वह प्लेयर्स को हिडन क्वेस्ट्स देती है। हमारा हीरो उसे बताता है कि जायंट स्नेक अब जिंदा नहीं है, सब उसकी वजह से। लेकिन लेडी गू उसे चार्म करने की कोशिश करती है, उसे अपनी लंबी जख्मी टांगे दिखाती है, कहती है कि वह टूटी हुई है और अच्छा होगा अगर वह उसे बाहर ले जा सके। लड़कियों के आसपास किसी भी नूब की तरह जाओजो शर्माने लगता है। वह उसे उठाता है और बाहर ले जाता है और लेडी गू उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, उसके गाल को सहलाती है, कहती है कि अगर वह न होता तो वह मर जाती और वह प्रॉमिस करती है कि अगली बार जब वह मिलेंगे तो वह उसका अच्छे से ख्याल रखेगी अगर वह समझता है कि उसका क्या मतलब है। यह जोजू का ध्यान खींचता है और वह उस जाल से बाहर निकलता है और तुरंत उसे जमीन पर गिरा देता है। गू समझाती है कि उसके पास उसे चुकाने के लिए अपने शरीर के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए वह वही करने का प्लान बनाती है जिसमें वह बहुत अच्छी है। हमारा हीरो उसे पूरी तरह से डिसबिलीव से देखता है, जैसे कुछ बहुत गलत हो, और उसे बोलना बंद करने को कहता है क्योंकि वह खुद को शर्मिंदा कर रही है और वह ऐसा नहीं चाहता। तब अचानक गू हंसने लगती है और वह अपनी चेस्ट से एक ब्लैक मून ब्लेड ड्रॉन सोर्ड निकालते हुए कहती है कि उसने टेस्ट पास कर लिया और उसे तुरंत समझ गया। लेकिन जौजा उसे फिर से दूर कर देता है जिससे गू को गुस्सा और शौक लगता है। वह उसकी तरफ मुड़ता है और उसे हिडन क्लास्प देने को कहता है।
गू उसकी स्लीव खींचने की कोशिश करती है, कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जाओ जो खड़ा होता है और एक असली विलन की तरह उसे कहता है कि उसने उसे कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा सिवाय उसकी छोटी 14 साल की बेटी को ढूंढने के जो पास में रहती है। गू डर जाती है कि उसे उसकी सीक्रेट बेटी के बारे में पता है, इसलिए वह मान जाती है और प्रॉमिस करती है कि वह उसे हिडन क्लास्प अनलॉक करने में मदद करेगी। तुरंत वह एक बैलेट डांसर की तरह नाचना शुरू करती है और वह बिल्कुल खूबसूरत लगती है। अचानक हमारे हीरो के पैरों के नीचे एक पोर्टल खुलता है और सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से होता हुआ लगता है। लेडी गू समझाती है कि पोर्टल हिडन क्लास ट्रायल तक ले जाता है और जब तक वह उसे पास कर लेता है उसे हिडन क्लास मिल जाएगी। हमारा हीरो मुस्कुराने लगता है, उसका शुक्रिया करता है क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से होता हुआ लगता है। लेकिन गू उसे शांत रहने और इतना खुश न होने को कहती है। तभी उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है और वह तुरंत डर जाता है क्योंकि शैडो हंटर ट्रायल जिसमें वह घुसने वाला है वह एक डिफिकल्ट लेवल का है और फेल होने का मतलब है परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन। इसका मतलब है कि उसके पास सिर्फ एक मौका है, या तो ट्रायल पूरा करे या मर जाए। वह बाहर निकलने की कोशिश करता है और उससे रोकने की मिन्नत करता है क्योंकि वह सिर्फ लेवल 7 पर है और गेम में मरने का खतरा नहीं ले सकता। लेकिन उसका पैर फिर से फंस गया है और वह हिल नहीं सकता। गूस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है, एक अजीब सी डरावनी मुस्कान के साथ, और उससे कहती है कि यह उसका अंत है क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की और उसकी बेटी को बुरी नीयत से देखा। तब उसे समझ आता है कि उसकी फेवरेबिलिटी शून्य हो गई है। वह सोचता है कि वह पोर्टल को खुलने से रोक सकता था उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ाकर, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और पोर्टल पूरा खुल चुका है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वह अंदर खिंच जाता है। जैसे ही वह उस गोल घेरे में डूबता है, वह कसम खाता है कि जब वह इस मिशन से बाहर आएगा वह उसे और उसकी बेटी को ढूंढेगा और उन दोनों को मार देगा। लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वह पोर्टल में गायब हो जाता है, जैसे वह रेत में डूब रहा हो। गू उस जगह को देखती है जहां वह गायब हुआ और सोचती है कि उसका काम हो गया। अचानक वह आसमान से बाहर आता है और जब वह एक लंबे रेगिस्तान में खड़ा होता है उसे पता नहीं होता कि वह कहाँ है। सिस्टम दिखाई देता है और बताता है कि टेस्ट शुरू हो गया है क्योंकि यह उसका अकेला मौका है, उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। अचानक वह देखता है कि रेत में से कुछ बाहर निकल रहा है, लेकिन उससे पहले कि वह समझ पाए कि यह क्या है, उसके चारों तरफ से पंजे निकलते हैं। उसे समझ आता है कि वह एक जाल में फंस गया है। वह आखिरी पल में कूदने का फैसला करता है जब एक सैंडवर्म उसे खाने वाला होता है और वह सोचता है कि क्या यह इतना बड़ा जानवर एक नॉर्मल ट्रायल का दुश्मन है, क्योंकि यह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर लगता है। वह अपनी वीकनेस डिटेक्शन स्किल का इस्तेमाल करता है ये देखने के लिए कि उसकी क्या कमजोरी है, और उसे पता चलता है कि ये एक ग्राउंड सैंडवर्म है, एलीट लेवल 5 का। इसकी अटैक पावर 45 है, इसकी डिफेंस 30 है और इसके हेल्थ पॉइंट 2000 हैं, और इसकी कमजोरी इसका मुंह है। वह फिर अपना तीर इस्तेमाल करता है और सीधा उसके मुंह में मारता है। वह जानता है कि यह उसकी पूरी ताकत नहीं है, लेकिन अभी के लिए वह इसे टेस्ट करना चाहता है। वह आखिर में जमीन पर वापस लेट जाता है और सोचता है कि ये कीड़े हमेशा अजीब होते हैं जब वह जमीन से बाहर आते हैं और उसे बस समझदारी से इनका सामना करना होगा। अचानक वह कीड़ा फिर से बाहर निकलता है और वह उसका इंतजार करता है कि वह सीधा उस पर हमला करे। वह आखिरी पल में बच जाता है और उसे समझ आता है कि टक्कर इतनी तेज थी कि अगर उसे लगती तो वह मर जाता। लेकिन तब वह देखता है कि सैंडवर्म फिर से हमला नहीं करता और उसके बजाय नीचे चला जाता है, और उसे समझ आता है कि वह फिर से बाहर आने वाला है। वह आसपास देखता है और जब उसे रेत में एक छोटा सा उभार दिखता है, वह जानता है कि सैंडवर्म उसके ठीक नीचे से बाहर आने वाला है। यह एक असली परेशानी बन जाता है क्योंकि जमीन से उसकी हरकत को ट्रैक करना मुश्किल है। यह जमीन के नीचे भी बहुत तेज है और जब यह दिखता है तो उसके पास रिएक्ट करने के लिए 1 सेकंड से भी कम होता है। उसे चिंता होती है कि वह हर हमले से बच नहीं पाएगा, इसलिए वह फैसला करता है कि उसे खड़े होने के लिए एक मजबूत जगह ढूंढनी होगी ताकि उस जगह को कम किया जा सके जहां उसे धक्का लग सकता है। वह आसपास देखता है और कुछ कदम दूर एक बड़ा खंभा देखता है और वह अपनी सुरक्षित जगह की तरफ दौड़ता है। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचने वाला होता है, वह देखता है कि जमीन से एक और नोकदार चीज निकल रही है और वह फिर से बच जाता है। जब सैंडवर्म दिखता है, वह उस पर 2-3 वार करता है और उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ जाता है। तब जाओजे को समझ आता है कि जब तक वह हर हमले से बचता रहेगा, इस जानवर को मारना आसान है। लेकिन अचानक वह ध्यान नहीं दे पाता कि सैंडवर्म अपनी स्किल सैंड स्पिट का इस्तेमाल करता है और उसे हमारे हीरो पर फेंक देता है। बेचारे लड़के के पास रिएक्ट करने का वक्त नहीं होता या अपनी आंखें ढकने का, और उसकी हेल्थ थोड़ी कम हो जाती है। सैंड स्पिट का एक अंधा करने वाला असर होता है जो उसकी देखने की शक्ति को 50% कम कर देता है और करीब 10 सेकंड्स तक रहता है। और यह देखकर कि सब कुछ कितना जरूरी है, यह जाओजू और उसकी अटैकिंग पावर के लिए एक बड़ी चोट बन जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि सैंडवर्म्स ऐसी चाल चलेंगे, और यह देखकर कि अंधा करने वाला असर इतना तेज है कि वह अपना हाथ भी नहीं देख पाता। वह गुस्सा होने लगता है और घबरा जाता है क्योंकि वह जानता है कि उसे जल्दी से पत्थर के खंभे तक पहुंचना होगा, वरना वह बड़े खतरे में पड़ जाएगा। वह देखता है कि सैंडवर्म फिर से हमला कर रहा है और वह उससे बचने के लिए तेजी से जाता है ताकि उसे सुरक्षा मिल सके। जल्दी ही वह पूरी तरह से खंभे तक पहुंच जाता है
और देखता है कि सैंडवर्म फिर से जमीन के नीचे चला गया है। तब उसे समझ आता है कि यह लड़ाई जल्दी खत्म होनी चाहिए क्योंकि उसकी आंखों में रेत होने से वह अभी भी परेशान है। उसे याद आता है कि तीरों से किए गए पिछले हमलों में उसने नीचे से किए गए 2 छिपकर हमले नहीं छोड़े थे और वह समझ सकता है कि अंधा करने वाला असर खत्म होने वाला है। जब वह असर खत्म होता है तो वह फिर से साफ देख पाता है। वह देखता है कि कीड़े के हमले बहुत एक जैसे हैं और एक बार जब उसे पैटर्न समझ आ जाता है तो उससे निपटना बंदर से खेलने जितना आसान हो जाता है। वह अपने तीर कमान को पलटवार के लिए तैयार करता है। वह सैंडवर्म को आवाज देता है और जल्दी ही उसे जमीन के नीचे हरकत महसूस होती है। वह बड़ा कीड़ा जमीन से बाहर निकलता है और वह आसानी से उससे बच जाता है। इससे पहले कि वह फिर से सैंड स्पिट का इस्तेमाल करे, वह अपनी दिशा बदलता है और खंभे के पीछे छुप जाता है उसे सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करने के लिए। वह एक तीर सीधा सैंडवर्म के मुंह के बीच में मारता है जिससे उसे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स का नुकसान होता है। लेकिन वह देखता है कि अब वह उस पर सीधा हमला नहीं कर रहा है क्योंकि वह लड़ाई को लंबा खींचना चाहता है। जल्दी ही वह फिर से हमला करता है और वह एक के बाद एक तीर फेंकता है जब तक वह आखिरी बार नहीं करता और सैंडवर्म मर जाता है। उसका लेवल बढ़कर लेवल 8 हो जाता है और उसे 10 कॉपर कॉइन्स मिलते हैं जो सिल्वर कॉइन्स में बदल जाते हैं। उसे सैंड बूट्स भी मिलते हैं जो अच्छी क्वालिटी के आइटम्स हैं जो उसे रेत वाले इलाकों में तेज चलने में मदद करते हैं। लेकिन वह इससे बिल्कुल खुश नहीं है। वह सोचता है कि यह लूट बेकार है क्योंकि उसने अभी इतने बड़े मॉन्स्टर को मारा है और भले ही उसे अच्छे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं, उसे वह सिल्वर लेवल का लूट नहीं मिला जो वह चाहता था। तब वह देखता है कि खंभे पर बने निशानों में से एक चमकने लगता है और उसे समझ आता है कि वहां 8 एक जैसे शब्द हैं लेकिन सिर्फ एक चमक रहा है, जिसका मतलब है कि और भी बहुत सारे सैंडवर्म्स आ रहे हैं। जल्दी ही उसके आसपास सैंडवर्म्स दिखाई देते हैं और वह सब एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देते हैं और वह जानता है कि उसे उन सबको मारना होगा इस लेवल को पूरा करने के लिए। वह खंभे के ऊपर कूद जाता है और उसे समझ आता है कि यह जगह लेवल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अभी उसके लिए जमीन पर खड़ा होना सुरक्षित नहीं है क्योंकि हर कदम पर 7 बड़े कीड़े हर दिशा से उस पर हमला कर सकते हैं और वह उन सबको ज्यादा नुकसान उठाए बिना संभाल नहीं सकता। वह एक प्लान सोचता है जहां वह सुरक्षित दूरी से जमीन पर कंपन पैदा कर सके ताकि कीड़े बाहर निकले और वह उन पर हमला कर सके। उसे यह याद आता है और वह अपना इन्वेंट्री खोलता है और कॉपर कॉइन्स निकालता है। वह फिर सिल्वर कॉइन्स लेता है जो बहुत हल्के हैं और उन्हें जमीन पर फेंकता है। जल्दी ही वह बड़ा सैंडवर्म उस जगह से बाहर निकलता है और वह अपने तीर कमान का इस्तेमाल करता है उसे मारने के लिए, लेकिन एंगल की वजह से उसकी कमजोर जगह पर निशाना लगाना लगभग नामुमकिन है। उसकी डिफेंस पहले ही बहुत ज्यादा है, इसलिए हर वार से सिर्फ 35 पॉइंट्स का नुकसान होता है जो बहुत कम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके पास पैसे हैं और दुनिया का सारा वक्त है और वह यहाँ हर कीड़े को खत्म करने का प्लान बनाता है ताकि वह जीत सके। 4 घंटे बाद वह डरावनी लड़ाई आखिर में खत्म होती है और हमारा हीरो चैन की सांस लेता है। वह इन सब कीड़ों को मारकर थक चुका है। वह लाशों की तरफ देखता है और जो उसने किया है उस पर गर्व महसूस करता है। आखिर वह लेवल 10 पर पहुंच गया है, 15 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हासिल किए हैं और उसकी माना 30 पॉइंट्स बढ़ गई है। उसे पूरी तरह से एहसास नहीं हुआ था कि वह लेवल 10 पर पहुंच गया है, लेकिन इन बड़े कीड़ों का शुक्रिया जिन्होंने उसे इतना एक्सपीरियंस दिया। वह अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स के बारे में सोचता है और अपनी पर्सनल डिटेल्स खोलता है। उसकी करंट एचपी लगभग 2000 है और उसे समझ आता है कि उसे अच्छे ड्रॉप्स मिलने के ज्यादा मौके नहीं है क्योंकि उसका लक लेवल अभी 0 है। वह सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स लक को देता है, उसे 15 तक बढ़ाकर। क्योंकि लक हिट रेट और इवेजन को असर करता है, वह स्टैट्स भी बढ़ जाते हैं। उसकी पैसिव एवोल्यूशन एक्टिवेट हो जाती है और उसे समझ आता है कि उसे अपने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स पहले ही लक में डाल देने चाहिए थे क्योंकि यह अभी से फायदेमंद साबित हो रहा है। वह अपनी पैसिव एवोल्यूशन का इस्तेमाल करता है एक लाश पर हमला करने के लिए और उसे पूरी तरह से शरीर को खत्म करते देखकर वह हैरान हो जाता है। अपनी पिछली जिंदगी में उसके पास अपग्रेड्स पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। उसका डैमेज और हेल्थ कम थे और बचने के लिए उसे सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स अटैक और हेल्थ में लगाने पड़े थे, जिससे वह कई और फायदों से चूक गया था। तब उसे वह पर्पल रोशनी याद आती है जो लाश से आ रही थी, जो एक लेजेंडरी ड्रॉप का इशारा है। वह उत्तेजित हो जाता है, सोचता है कि आखिर में उसकी बारी है कुछ अच्छा पाने की। लेकिन जब वह सैंड एस्केप देखता है, जो एक लेजेंडरी लेवल का आइटम है जो रेत में आजादी से चलने और छुपने की इजाजत देता है लेकिन सिर्फ रेगिस्तानी इलाकों में काम करता है, उसकी उत्तेजना कम हो जाती है। वह सोचता है कि यह एक लेजेंडरी आइटम के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन वह उसे फिर भी रख लेता है, यह जानते हुए कि यह भविष्य में बचने या अचानक हमलों के लिए फायदेमंद हो सकता है। वह इसे 10 सिल्वर पॉइंट्स खर्च करके सीखता है। उसे यह भी याद आता है कि क्योंकि वह अब लेवल 10 पर है, वह सिल्वर चेस्ट से स्किल 7 स्टार एरो का इस्तेमाल कर सकता है और वह इसे सीखने के लिए और 20 सिल्वर पॉइंट्स खर्च करता है। वह देखता है कि जो ब्लू आर्मर उसे पहले मिला था वह अब पहना जा सकता है और जल्दी ही उसके शरीर को एक बड़ा बूस्ट मिलता है जो उसे पसंद आता है। यह उसके ऑरा पॉइंट्स भी बढ़ाता है जो फैशन के लिए अच्छा है। वह जानता है कि वह सर्वर पर सबसे हाई लेवल का प्लेयर होना चाहिए और वह इस पर बहुत घमंडी हो जाता है। लेकिन तब वह खंभे को देखता है। टावर पे सारे शब्द रोशन हो गए हैं, सारे मॉन्स्टर्स हार गए हैं और उसने सारा लूट उठा लिया है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। उसने एक बड़े धमाके की उम्मीद की थी या टावर से किसी एलियन जैसे मॉन्स्टर के निकलने की, और वह सोचने लगता है कि यह कुछ भी ट्रिगर क्यों नहीं कर रहा है। अचानक जैसे इशारा मिलते ही जमीन हिलने लगती है और वह भूकंप से थोड़ा डर जाता है।
जैसा उम्मीद थी, एक एनिमे की तरह एक बड़ा मंदिर जमीन से बाहर निकलता है। वह उसकी तरफ चलने लगता है, ये समझते हुए कि असली इनाम अंदर ही होगा। वह उत्तेजित महसूस करता है क्योंकि यह उसकी नई स्किल्स को टेस्ट करने का सबसे अच्छा मौका है। लेकिन तभी उसे अचानक अपनी छोटी बहन की आवाज ऊपर से सुनाई देती है, उसे खाने के लिए बुला रही है। उसने लगता है उसका पसंदीदा खाना बनाया है और उसका इंतजार कर रही है। असली जिंदगी में वह अपनी छोटी बहन को डांटता है कि वह बोर्ड से उतर जाए वरना उसे चोट लग सकती है। उसी वक्त एक गेम अलर्ट दिखाई देता है जो दिखाता है कि कोई उसे बुला रहा है और पूछता है कि क्या वह बाहर निकलना चाहता है। वह मना कर देता है, यह जानते हुए कि लेवल क्लियर किए बिना छोड़ने से उसे हिडन प्रोफेशन हमेशा के लिए नहीं मिलेगी। उसके पास गेम में रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, भले ही इससे उसकी छोटी बहन को बुरा लगे। शाओतोंग कमजोर आवाज में बहस करने की कोशिश करती है कि उसे खेलते हुए 8 घंटे हो गए हैं और क्योंकि वह ठीक होने की स्टेज में है उसे आराम करना चाहिए। लेकिन जाओ जो जिद्दी है और उसे डांटता है जब तक वह गुस्से में वहां से चली नहीं जाती। उसे दुख होता है ये सोचकर कि उसका भाई कैसे बदल गया है और वह इतना गुस्सा क्यों है। गेम के अंदर हमारे हीरो को बुरा लगता है अपनी बहन से ऐसे बात करने के लिए, लेकिन वह जानता है कि उसे कुछ कुर्बान करना होगा ताकतवर बनने के लिए। वह अपनी फैंटम हंटर स्किल का इस्तेमाल करता है मंदिर का जायजा लेने के लिए और यह देखने के लिए कि उसे किसका सामना करना है। जब वह अंदर जाता है, एक सिस्टम नोटिफिकेशन चेतावनी देता है कि यह इलाका बहुत खतरनाक है और उसे सावधान रहना होगा। उसे समझ आता है कि वह बॉस के कमरे में आ गया है। अचानक उसके सामने एक बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है और वह थोड़ी हैरानी से देखता है कि यह एक केकड़ा है। केकड़े रेगिस्तान में नहीं होते। ये एक गोल्ड लेवल का बॉस है जिसका नाम सैंड किंग है, लेवल 15 का, और इसके पास सैंडस्टॉर्म नाम की एक खास एबिलिटी है। वह अपनी वीकनेस डिटेक्शन स्किल का इस्तेमाल करता है और पता चलता है कि बॉस की डिफेंस और हेल्थ बहुत ज्यादा है। अपने डिटेक्शन डिवाइस के साथ भी उसे कोई कमजोरी नहीं मिलती और उसे समझ आता है कि यह पहली बार है जब उसे बिना किसी जानकारी के एक मॉन्स्टर से लड़ना होगा। इससे पहले कि वह खतरे को समझ पाए, बॉस पहले ही हमला कर रहा है। जाओजे बच जाता है, ये सोचकर कि क्योंकि जानवर इतना बड़ा है उसकी स्पीड ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन हमले की शॉकवेव फिर भी उसे गुफा की दीवार से टकरा देती है जिससे उसे 100 डैमेज होता है। वह हैरान है क्योंकि वॉर सीधा नहीं था, फिर भी उसने इतना नुकसान किया और उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। वह अपने लकी चार्म का शुक्रिया करता है उस नए आर्मर से मिले 300 पॉइंट्स के शील्ड के लिए, क्योंकि अगर वॉर उसके सर पर लगता तो दर्द एक ट्रक से टकराने जैसा होता और वह लड़ाई में बुरी तरह कमजोर पड़ जाता। वह केकड़े के हमले से बने बड़े छेद को देखता है और उसे समझ आता है कि वह अब एक गोल्ड लेवल के बॉस का सामना कर रहा है, न कि कुछ कमजोर सैंडवर्म्स का। वह अपना तीर कमान निकालता है, ये जानते हुए कि उसके पास लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, और एक तीर चलाता है जिससे सिर्फ 1 पॉइंट का डैमेज होता है। ये उसे लगभग डरा देता है क्योंकि उससे कुछ डैमेज होना चाहिए था, लेकिन एक बहुत कम है। बॉस फिर से हमला करता है और उसके पास हमले और शॉकवेव दोनों से बचने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उसके हमले ज्यादा असर नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसे अपनी स्पीड का फायदा उठाना होगा और दौड़ना होगा, वरना उसे एक और शॉकवेव लगेगी। तब वह देखता है कि केकड़ा उस पर दूसरी बार हमला करने की तैयारी कर रहा है और उसे समझ आता है कि वह फंस गया है, बचने की कोई जगह नहीं है। केकड़ा जमीन पर वार करता है और जब वह अपना एंटेना उठाता है हमारे हीरो को सिर्फ एक खाली छेद दिखता है। ताकतवर जाओजू सुरक्षा के लिए केकड़े के पंजे से चिपक जाता है, लेकिन केकड़ा देखता है और उसे आसमान में फेंक देता है। अपना मुंह खोलता है और उसे निगलने का इंतजार करता है। आखिरी पल में जाओजू अपने 7 लिंक डैरोज निकालता है और उन्हें सीधा उसके मुंह में मारता है। हमले से बहुत नुकसान होता है, लगभग 1000, और एक ही बार में उसकी हेल्थ 6000 से 5100 हो जाती है, जो बहुत ज्यादा है क्योंकि हमला उसके नॉर्मल डैमेज थ्रेशोल्ड से ज्यादा था। हर अगला वार ज्यादा नुकसान करेगा। केकड़ा तुरंत गुस्से में आ जाता है और पलटवार करता है, हमारे हीरो पर वॉर करता है। उसका शील्ड डीएक्टिवेट हो जाता है और उसे समझ आता है कि वह एक गोल्ड लेवल के बॉस का सामना कर रहा है। अपने प्रोटेक्टिव शील्ड के बिना वह बड़े खतरे में है। उसे समझ आता है कि वह ऐसे वार नहीं ले सकता और उसे अपना तरीका बदलना होगा। वह बॉस के बाजू पर चढ़ जाता है उसके सर की तरफ और ऊपर से एक और 7 स्टार एरो छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह फायर करता है तो कुछ नहीं होता और उसे जल्दी ही समझ आता है कि गलत वक्त पर उसकी माना खत्म हो गई है। 7 स्टार एरो बहुत ताकतवर है और उसकी माना 2 शॉट्स के लिए काफी नहीं है। वह जल्दी से हिसाब लगाता है और समझ जाता है कि उसे दोबारा इस्तेमाल करने से पहले कम से कम 4 मिनट लगेंगे ठीक होने में। क्रैब ऊपर उठने और उछलने लगता है और जाओजे को समझ आता है कि वह उसे कुचलने वाला है और जाओ उसे पीछे हटना पड़ता है और वह जमीन पर वापस गिर जाता है। वह सोचता है कि अगर उसे सच में इस पर हमला करना है या छत से कुचलना है तो उसे तेज होना पड़ेगा। हुआ था सिस्टम चेतावनी देता है कि बॉस अपनी अल्टीमेट स्किल छोड़ने वाला है और अगर हमारा हीरो उसमें फंस गया तो उसे हर सेकंड 100 डैमेज मिलेगा। उसे ठीक से नहीं पता कि कौन सी अल्टीमेट स्किल आने वाली है, लेकिन अचानक उसके आसपास तूफान आने लगते हैं। वह हैरान, परेशान और थोड़ा डरा हुआ है। ज्यादा डैमेज एक बात है, लेकिन उसे देर तक झेलना दूसरी बात है। वह भागने की कोशिश करता है लेकिन हिल नहीं पाता क्योंकि हवा का दबाव बहुत तेज है। उसका किसी स्किल या इफेक्ट पर कोई कंट्रोल नहीं है और छुपने की कोई जगह नहीं है।
हर सेकंड 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स कम हो रहे हैं और जाओजो को समझ आता है कि यह तूफान सच में उसका अंत हो सकता है। जाओजो जानता है कि अगर वह इसमें फंस गया तो यह जानलेवा हो सकता है या कम से कम उसे बहुत चोट लग सकती है। वह एक तीर छोड़ता है जो 260 डैमेज देता है, जो काफी अच्छा है यह देखते हुए कि उसने बस अंदाजा लगाया था। वह मॉन्स्टर को गाली देता है क्योंकि वह इतना आराम से दिख रहा है जबकि वह खुद बचने के लिए लड़ रहा है। लेकिन बॉस उसे घूरता है जैसे ही तूफान पास आते हैं और उसकी हेल्थ कम होती रहती है। कुछ मिनट बाद सब कुछ अचानक रुक जाता है और हमारे हीरो का कोई निशान न देखकर बॉस परेशान हो जाता है। ऐसा लगता है कि वह बच गया है, लेकिन सच में उसने अपनी सैंड एस्केप स्किल का इस्तेमाल किया था आखिरी पल में जमीन के नीचे छुपने के लिए। जब बॉस अपनी गार्ड नीचे करता है तो हमारा हीरो रेत से बाहर निकलता है और एक तीर छोड़ता है सीधा उसके पेट में, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। बॉस फिर से तूफान एक्टिवेट करता है, लेकिन इस बार हमारा हीरो कॉन्फिडेंट और डरा हुआ नहीं था। वह फिर से सैंड एस्केप एक्टिवेट करता है, सीधा जमीन में घुस जाता है और दूसरी तरफ से निकलकर कुछ और शॉट्स फायर करता है। बॉस की हेल्थ को 500 तक कम कर देता है। बॉस परेशान होकर हमला करने के लिए वापस जमीन के नीचे चला जाता है और जाओ जो उसका मजाक उड़ाता है। एक बार फिर जमीन के नीचे गायब हो जाता है और दूसरी तरफ से वापस आता है। इस स्किल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई माना नहीं लगती, कोई कूल डाउन नहीं है और यह सच में लेजेंडरी है। हमारा हीरो समझने लगता है कि यह कितनी जरूरी है। वह इस मूव को बार बार दोहराता है, क्रैब को परेशान करता है और उसे थका देता है। घंटों बाद क्रैब कमजोर आवाज में हमारे हीरो को बदतमीज कहता है, हालांकि हमारा हीरो समझ जाता है कि वह सच में बोल सकता है। 3 घंटे बाद हमारा हीरो लंबी लड़ाई से थक जाता है, लेकिन जब वह देखता है कि अब वह अपनी 7 स्टार एरोज इस्तेमाल कर सकता है तो वह समझ जाता है कि लड़ाई खत्म होने वाली है। वह क्रैब का मजाक उड़ाता है जिसकी अब सिर्फ 1100 हेल्थ बची है। क्रैब कमजोर आवाज में हार मान लेता है, कहता है कि वह हार मान गया है, धीमी लड़ाई ने उसे थका दिया है। और जाओ जो उसकी हार मानने पर सहमत होता है। वह 7 स्टार एरो छोड़ता है, सैंड किंग को खत्म कर देता है और 3 लेवल्स अप हो जाता है। अब से गेम में लेवल अप करना और मुश्किल होता जाएगा, लेकिन एक ही दिन में लगभग 13 लेवल्स बढ़ाना काफी अच्छा है और वह ऐसा करने वाला पहला इंसान है। एक नोटिफिकेशन आता है जो उसे हिडन क्लास फैंटम हंटर में बदलने का ऑप्शन देता है। जाओ जो सिस्टम पर हंसता है, यह जानते हुए कि उसने यह अपनी मेहनत से कमाया है। उसके आसपास एक चमकदार ऑरा उठती है जैसे ही एक एल्फ स्पिरिट दिखाई देता है और उसकी आंखों के सामने बदल जाता है। उसकी क्लास फैंटम हंटर में बदल जाती है जिससे उसे 200 एक्स्ट्रा एक्सपी मिलते हैं। एक और नोटिफिकेशन बताता है कि एक फैंटम हंटर के रूप में अब हर लेवल अप पर 5 की जगह 7 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे जिनको वह अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। हमारा हीरो खुश है क्योंकि हर लेवल पर 2 एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलना बहुत ताकतवर है। उसे नई स्किल्स भी मिलती हैं। फैंटम समन उसे एक फैंटम को 30 सेकंड के लिए लड़ने के लिए बुलाने की इजाजत देता है और फैंटम उसके सभी अटैक इफेक्ट्स को ले लेता है और एक साथ स्किल्स कास्ट कर सकता है। डेथ ट्रैप जमीन पर अदृश्य जाल लगाने देता है और उनके अंदर के टारगेट्स को 100% ज्यादा डैमेज मिलता है। देखने में ये 2 स्किल्स आम लगती हैं, लेकिन जाओ जो उनकी ताकत जानता है अगर उन्हें लेवल अप किया जाए। डेथ ट्रैप से मिलने वाले 100% डैमेज बूस्ट को फैंटम के हमलों के साथ मिलाने से तुरंत मार भी हो सकती है। वह सोचने लगता है कि जब वह फैंटम को इवॉल्व करेगा तो क्या क्या हो सकता है, लेकिन फिर वह देखता है कि उसकी एक्टिव एवोल्यूशन स्किल का अब 5 घंटे का कूल डाउन है। हमारा हीरो यह सोचकर थोड़ा दुखी होता है, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी पैसिव एवोल्यूशन एक्टिवेट हो जाती है। वह लक पॉइंट्स लगाता है और समझ जाता है कि उन्हें लक में लगाना सही फैसला था। अपनी पैसिव एवोल्यूशन का इस्तेमाल करते हुए वह क्रैब की लाश पर जबरदस्त ताकत से हमला करता है ताकि लूट जमा कर सके। वह उसे ध्यान से देखता है और अपने लिए एक निशाना बनाता है। उसे 1 बिलियन गोल्ड कमाना है और देखना है कि और क्या लूट चोरी हो गई है। अभी के लिए वह सारा लूट अपने इन्वेंट्री में सुरक्षित रखता है। इस बार जाओजू अपने लूट से आखिरकार खुश है क्योंकि उसे एक आर्मर पियर्सिंग बो मिला है जो सिल्वर टियर्ड है और इसके हर हमले से दुश्मन का डिफेंस 5 पॉइंट्स कम हो जाता है और इसकी सपोर्ट एबिलिटी 5 बार तक स्टैक हो सकती है। वह खुश होता है क्योंकि ये आखिरकार एक अच्छा बो है और हाई डिफेंस वाले मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बिल्कुल सही है और वह इसे तुरंत पहन लेता है। उसे दूसरी चीजें भी मिलती हैं जैसे स्टील गॉन्टलेट्स, ये भी सिल्वर टियर्ड हैं जो बो में तीर लोड करने की स्पीड बढ़ा देते हैं। उसे एक गोल्डन ग्रेट सोर्ड भी मिलता है सिल्वर टियर्ड, जो हर बार घुमाने पर गोल्डन सोर्ड एनर्जी छोड़ता है और उसकी अटैक पावर का 30% डैमेज देता है। लेकिन वह इसे पहन नहीं सकता और सोचता है कि इसे बेच देगा या बाद में किसी को दे देगा। इसके अलावा उसे एक लाइफ एम्यूलेट मिलता है सिल्वर टियर्ड, जो उसका डिफेंस बढ़ाता है और जब वह लड़ाई में नहीं होता तो हर सेकंड 10 एचपी वापस देता है और वह इसे तुरंत पहन लेता है। उसके पास 21 अनएलोकेटेड एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं और वह उन सबको एजिलिटी में डाल देता है। कुल मिलाकर सब अपडेट्स के बाद उसका सिस्टम काफी अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि वह 15 घंटे से ज्यादा खेल चुका है और उसे जबरदस्ती लॉग आउट कर दिया जाएगा। उसे यकीन नहीं होता कि इतना वक्त हो गया है और वह रोकना चाहता है, लेकिन सिस्टम उसे लॉग ऑफ करने पर मजबूर करता है क्योंकि वह इस वक्त लगभग एक एडिक्ट बन चुका है। वह असली दुनिया में वापस जागता है चिल्लाते हुए कि वह अभी भी ग्राइंड करना चाहता है, लेकिन फिर वह देखता है कि वह एक गेमिंग पॉड में है, एक बहुत ही साफ सुथरे होटल या हॉस्पिटल के कमरे में। उसे समझ आता है कि उसका चिल्लाना कितना शर्मनाक था।
सिस्टम लॉगआउट्स एंटी एडिक्शन सिस्टम का हिस्सा हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि उस जैसा एक बड़ा आदमी अभी भी इसके लिए क्वालिफाई करता है। इसके अलावा गेम में सब कुछ ठीक चल रहा है और इस रफ्तार से वह यह पक्का करेगा कि उसके दुश्मन और उसके आसपास के सांप जो उससे फायदा उठा रहे हैं जल्द ही भारी कीमत चुकाएंगे। हमारा हीरो देखता है कि उसकी बहन अब बेड पर सो रही है और उसे यकीन नहीं होता कि वह सच में उसके हॉस्पिटल के कमरे में आई और उसका इंतजार किया। वह दलिया लाई थी और वह सोचता है कि उसकी खुशबू और टेक्सचर हैरानी की बात है कि अच्छा है। लगता है शाओतोंग को बचपन से ही एक राजकुमारी की तरह पाला गया है और उसने कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन अब जब वह बीमार है तो उसने उसकी देखभाल के लिए किचन में बहुत कुछ झेला होगा। वह उसके प्यार के इस काम से प्रभावित होता है और प्यार से दलिया का एक निवाला लेता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि उसकी बहन भले ही खूबसूरत हो, वह ठीक से खाना नहीं बनाती क्योंकि उसका स्वाद बिल्कुल खराब है। उसके उलटे करने की आवाज से शाओतोंग जाग जाती है और वह उसे नमस्ते करती है, यह सोचकर कि उसने आखिरकार खेलना बंद कर दिया और उसके साथ वक्त बिताने का फैसला किया। उसे उसकी शर्मिंदगी और नफरत देखना पसंद नहीं है, लेकिन यह देखकर कि वह उसकी बनाई हुई दलिया इतने प्यार से खा रहा है, वह खुशी से उछल पड़ती है और पूछती है कि इसका स्वाद कैसा है। जाओजो हालात को सोचकर साथ देने का फैसला करता है और कहता है कि यह काफी स्वादिष्ट है। शाओतोंग को यकीन नहीं होता और वह उससे उसे खत्म करने की मिन्नत करती है, खुश है कि उसे उसका खाना पसंद आया। लेकिन हमारा हीरो, जिसने अभी कई हाई लेवल मॉन्स्टर्स से लड़ाई की थी, अपने आप में सोचता है कि यह उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान हो सकता है। उसके सामने का कटोरा जहरीले सूप से कम नहीं है, फिर भी उसके पास खाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगले दिन उसके शरीर ने खराब दलिया की वजह से पूरी तरह से हार मान ली है। जल्दी ही एक सेक्सी नर्स अंदर आती है और उसके पास आराम से बैठ जाती है, कहती है कि कल रात उसने कुछ खराब खा लिया था और पूरी रात उल्टियां और दस्त होते रहे। उसकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है, वह एक क्लास ए गोल्ड डिगर है, यह सोचकर कि वह एक जवान अमीर खूबसूरत आदमी है और क्योंकि वह अभी कमजोर है उसका कॉन्फिडेंस कम है, जिससे वह एक आसान निशाना बन जाता है। वह इस इनाम को एक ऐशो आराम की जिंदगी के लिए पकड़ना चाहती है। जाओजो उसके चाम से अनजान उसे इग्नोर करता है, यह सोचकर कि वह बस गेमिंग से बहुत थक गया है। नर्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाती है, उसका हाथ सहलाती है, कहती है कि अगर उसे कुछ भी चाहिए तो वह उसके लिए करेगी। इससे जाओजो को एक आइडिया आता है और उसने उससे अपनी व्हीलचेयर गेमिंग पॉड तक धकेलने को कहा। नर्स को यकीन नहीं होता कि अमीर सीईओ उसके चाम में नहीं फंसा। वह सोचती है कि क्या उसका मेकअप कम था, लेकिन वह वही करती है जो उसने कहा और जल्दी ही जाओजो गेम में वापस आ जाता है, आजादी से घूमने के काबिल। जैसे ही वह चलता है वह देखता है कि अभी 3 लाख ऑनलाइन प्लेयर्स हैं, यह जानते हुए कि और लोग सस्ते वीआर डिवाइसेस के जरिए जुड़ रहे हैं। एक महीने में ग्लोबल प्लेयर बेस 10 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए उसे बदला लेने के लिए जल्दी लेवल अप करना होगा। वह अपना इक्विपमेंट पैनल खोलता है और देखता है कि उसके पास टॉप टियर गियर की कमी है, इसलिए उसे या तो लेवल 20 से ऊपर के बॉसेस ढूंढने होंगे या किसी शॉप से खरीदना होगा। जल्दी ही वह एक इन्वेंट्री शॉप में जाता है। शॉपकीपर की राल टपकती है हमारे हीरो के सिल्वर आर्मर को देखकर, यह सोचकर कि वह अमीर है और उसके साथ अच्छे से पेश आता है। हमारा हीरो हालांकि प्रभावित नहीं होता, यह सोचकर कि सारी चीजें ब्रॉन्ज कचरा हैं। गोल्ड टियर बॉसेस को हराने के लिए उसे बेहतर गोल्ड टियर इक्विपमेंट चाहिए, जो शायद शॉपकीपर ने छुपा रखा है। वह सीधे उससे ट्रेजर आइटम्स दिखाने को कहता है, लेकिन शॉपकीपर मासूमियत का नाटक करता है और कहता है कि वह समझ नहीं पाया कि हमारा हीरो क्या कह रहा है। शॉपकीपर बहस करने की कोशिश करता है, कहता है कि जो चीजें दिखाई गई हैं वही उसके पास हैं और क्योंकि जाओजू एक शानदार लॉर्ड है तो वह उसे डिस्काउंट दे सकता है। लेकिन शॉप के ट्रेजर की बात करें तो वह दावा करता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है और अगर होती भी तो हमारा हीरो उसे खरीद नहीं पाता। जाओजो मुस्कुराता है और एक कीमती रतन निकालता है और शॉपकीपर तुरंत पीछे हट जा नहीं है और अगर होती भी तो हमारा हीरो उसे खरीद नहीं पाता। जाओजो मुस्कुराता है और एक कीमती रतन निकालता है और शॉपकीपर तुरंत पीछे हट जाता है, यह समझकर कि वह इतने अमीर कस्टमर को पहचान नहीं पाया। हमारा हीरो देखता है कि शॉपकीपर के साथ उसकी फेवरेबिलिटी 70% बढ़ जाती है और अगले ही सेकंड एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। वह दोनों अंदर जाते हैं। शॉपकीपर वह चीजें दिखाता है जो सर्वर खुलने के 30 दिन बाद बेची जानी थी, लेकिन क्योंकि जाओजो अभी यहाँ है तो वह एक चुन सकता है। वहाँ बहुत सारी चीजें रखी हैं, लेकिन हमारा हीरो प्रभावित नहीं होता। वह सोचता है कि सब कुछ बस सिल्वर टियर कचरा है और शॉपकीपर थोड़ा नाराज भी लगता है। तभी जाओजो कुछ देखता है और एक मैग्नेट की तरह वह उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। ये एक खतरनाक दिखने वाला मास्क है। वह शॉपकीपर से उसके बारे में पूछता है। शॉपकीपर बताता है कि यह पूरे गेम में एक ही गोल्डन मास्क है जब से सर्वर खुला है। ये असल में अगले महीने से 2 लाख गोल्ड कॉइन्स में बिकने वाला था, लेकिन क्योंकि हमारे हीरो ने उसे क्रिस्टल स्टोन दिया तो वह इसे 1,50,000 गोल्ड कॉइन्स के डिस्काउंट पे देगा। शॉपकीपर बोलता रहता है, कहता है कि एक आम प्लेयर को इतना पैसा जमा करने में पूरा साल लग जाएगा। जब वह अभी भी बकबक कर रहा होता है, जाओजो तुरंत सारा पैसा ट्रांसफर कर देता है, डिस्काउंट को इग्नोर करते हुए, क्योंकि उसे उसकी जरूरत नहीं है। वह शॉपकीपर को कहता है कि अगली बार जब उसके पास कुछ कीमती हो तो उसे सबसे पहले हमारे हीरो को बताना चाहिए। इस तरह शॉपकीपर उसका वफादार वर्कर बन जाता है। शॉप से बाहर निकलते हुए हमारा हीरो हिसाब लगाता है कि उसने अभी जो पैसा खर्च किया वह लगभग 20 लाख कैश के बराबर है, लेकिन एक खास हेडगियर के लिए यह बिल्कुल भी महंगा नहीं है और एक अच्छी डील है।
वह मास्क एक्टिवेट करता है और उसे सबको दिखाता है। सेटिंग्स में वह देखता है कि वह चुन सकता है कि अपने बारे में क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। मास्क वाइट टाइगर मास्क है। यह 50 एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है और इसका एक खास इफेक्ट है जो उससे कम लेवल के मॉन्स्टर्स और प्लेयर्स को डरा देता है। गांव में चलते हुए हर कोई उसे हैरानी से घूरता है, अपना शौक छुपा नहीं पाते, लेकिन हर कोई प्रभावित नहीं होता क्योंकि कुछ प्लेयर्स को जलन होती है जब वह किसी को पहले ही गोल्ड ग्रेड आइटम पहने हुए देखते हैं। वह सब खुद को यकीन दिलाते हैं कि उनके बीच कोई चीटर जरूर है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल स्टोर्स में गोल्ड लेवल इक्विपमेंट नहीं आ सकता, तो वह सिर्फ चीटिंग का नतीजा निकालते हैं। तभी कोई जाओ जो को रोकता है और जब वह मुड़ता है तो उसे कुछ बिगड़े हुए प्लेयर्स की पार्टी दिखती है। वह उससे ज्यादा अदब से नहीं अपना गियर देने को कहते हैं क्योंकि वह अच्छा लगता है। हमारा हीरो यकीन नहीं कर पाता कि उनमें इतनी हिम्मत है कि वह ये मांग भी रहे हैं और सोचता है कि वह ऐसा क्यों करेगा, लेकिन वह गुंडे खुद पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। वह दावा करते हैं कि उसके पास इतना अच्छा इक्विपमेंट सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने कोई चीट या हैक इस्तेमाल किया है। तो अगर वह गेम से बैंड नहीं होना चाहता तो उसे उन्हें सब कुछ दे देना चाहिए और उन्हें जाने देना चाहिए। जाओ जो लगभग हंसता है क्योंकि वह साफ तौर पर उसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच और लोग उनके आसपास जमा होने लगते हैं और बहस देखते हैं, यह सोचकर कि वह आखिरकार मुश्किल में हो सकता है, और उनमें से कई साफ तौर पर जलते हैं। जल्दी ही एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है और गुंडे जानते हैं कि वह इसका फायदा उठा सकते हैं। उनमें से एक चिल्लाना शुरू करता है कि उन्हें हैकर को सबका सिखाना चाहिए। हमारा हीरो चुपचाप खड़ा रहता है और देखता है जैसे वह दुनिया को देखता है। उसके आसपास के लोग गुंडों के लिए चीयर करते हैं कि वह उसे मारें और उसका सारा गियर ले लें। पार्टी लीडर फिर से मांग करता है कि वह अपनी चीजें दे दे, वरना वह तीनों उसे मार देंगे और रिस्पॉन पॉइंट पर वापस भेज देंगे। और हर बार जब वह बाहर आएगा तो वह उसे फिर से मार देंगे। लेकिन इस बार जाओ जो यहाँ बात करने नहीं आया है, वह यहाँ मारने आया है। वह अपना डिटेक्शन पॉइंट निकालता है और सोचता है कि दुनिया में हमेशा ऐसे बेवकूफ होते हैं जो कुछ भी सुनते हैं उस पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन सच ये है कि उस जैसे ताकतवर लोगों को ऐसे बेवकूफों को सबका सिखाना चाहिए। उनमें से एक वॉरियर है लेवल 4 पर, दूसरा असैसिन है लेवल 5 पर और आखिरी वाला आर्चर है लेवल 5 पर। इसके साथ वह उन तीनों को कहता है कि एक साथ उस पर हमला करें, और वह सब एक साथ उस पर हमला करते हैं, ये सोचकर कि हमारा हीरो बस एक घमंडी बेवकूफ है। लेकिन जाओ जे कोई आम इंसान नहीं है। मास्क लेपर्ड स्पिरिट को छोड़ता है और वह तीनों जमीन पर वापस गिर जाते हैं, डरे हुए और जख्मी, ये सब गोल्ड टीयर इफेक्ट की वजह से। उनके आसपास हर कोई यकीन नहीं कर पाता कि वह क्या देख रहे हैं क्योंकि लड़ाई तुरंत खत्म हो जाती है। हमारा हीरो गैंग लीडर के पास जाता है और कहता है कि उसकी आईडी मॉर्निंग वाइन इवनिंग सॉन्ग है और वह जब चाहे उसे मारने आ सकता है अगर उसमें हिम्मत हो। एक बाइस्टैंडर को अचानक वह नाम याद आता है और कहता है कि उसने ये कहीं पहले देखा है। इसके साथ वह लीडर बोर्ड रैंकिंग्स खोलता है और देखता है कि हमारा हीरो अभी पूरी दुनिया में नंबर 1 प्लेयर है और उन सब ने अभी उस आदमी से लड़ाई करने की कोशिश की थी। सब प्लेयर्स यकीन नहीं कर पाते कि वह फर्स्ट रैंक लेजेंड है और वह बहुत जल्दी बदल जाते हैं और उसके लिए चीयर करना शुरू कर देते हैं, इतना कि यहाँ तक कि गैंग लीडर गुस्से में कहता है कि उसे अभी दुनिया के नंबर 1 वॉरियर ने पीटा है। लेकिन जाओ जो सारी तारीफों का मजा नहीं लेता और उसके बजाय उस मिशन पे फोकस करता है जो उसके दिमाग में है। लगता है एक चीज है जो उसे मॉन्स्टर्स का शिकार करने से पहले करनी है, तो वह चलकर जाता है और एक छोटी लड़की को मेंढक के साथ खेलते हुए देखता है और वह तुरंत मुस्कुराता है जैसे उसे उसका राज पहले से पता हो। वह उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या वह लेडी गू को जानती है, लेकिन छोटी लड़की, जो एक शरारती बच्चे की तरह बिहेव करती है, तुरंत पूछती है कि वह उसे छोटी लड़की क्यों बुला रहा है जब उनकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। इससे हमारे हीरो को पक्का हो गया कि वह वही इंसान है जिसे वह ढूंढ रहा है। वह उसके सामने झुकता है और पूछता है कि क्या वह गू की बेटी है, गू लिंगर। लिंगर समझ नहीं पाती कि एक बिल्कुल अनजान आदमी उसका नाम और यह राज कैसे जानता है कि वह गू की बेटी है। लेकिन जाओ जो उसे थोड़ा छेड़ने के मूड में है तो वह ऐसे ही झूठ बोलता है कि उसकी माँ ने वादा किया था कि वे दोनों 5 साल में शादी कर लेंगे। यह सुनकर बेचारी लिंगर हकलाना शुरू कर देती है और अपनी माँ को ढूंढने भाग जाती है, किसी भी डरे हुए बच्चे की तरह चिल्लाती हुई। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर गू घर से दौड़कर बाहर आती है और लिंगर को गले लगा लेती है, साफ तौर पर उलझी हुई है कि वह क्या कह रही है। तभी हमारा हीरो अंधेरे से बाहर आता है और अपना परिचय देता है और गू यकीन नहीं कर पाती कि उसने सच में दिल की मुश्किल परीक्षा पास कर ली। लेकिन जोजू जैसे किसी के लिए तो यह आम बात है और वह उसे याद दिलाता है कि उसने वादा किया था कि जब वह बाहर आएगा तो गू की बेटी को ढूंढने आएगा। क्योंकि वह अपनी जुबान का पक्का है इसलिए वह यहाँ मिशन पूरा करने आया है। गू बचाव करते हुए पूछती है कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि अगर उसने कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की तो वह यहाँ से चली जाएगी। ये बात हमारे हीरो को थोड़ा हैरान कर देती है क्योंकि उसने सच में एक एनपीसी को इतना डरा दिया कि वह जाने के बारे में सोचने लगी और वह ऐसा करने वाला पहला प्लेयर होगा। तो वह थोड़ा पीछे हटता है और कहता है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, वह बस चाहता है कि वह उसे इंटरमीडिएट डंजन का मैप दे दे। लेकिन गू शांति से उसे बताती है कि उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं है। जोजू का शरीर तुरंत कांपने लगता है और गू हमले के लिए खुद को तैयार करती है, यह सोचकर कि यह उनका अंत हो सकता है। लेकिन वह घूंसे का इंतजार करती है और कुछ नहीं होता। इसके बजाय हमारा हीरो उसे क्रिस्टल देता है, एक प्यारी मुस्कान के साथ, जैसे वह सांता क्लॉज कुकीज बांट रहा हो। वह कहता है कि यह उसका शुक्रिया है कि उसने उसे पहले हिडन क्लास ट्रायल लेने दिया था।
वह क्रिस्टल देखकर उसकी पसंद 50% बढ़ जाती है और उसकी बेटी दोनों की आंखें चमकने लगती हैं। वह उसे देखते ही लगभग लार टपकाने लगती है। लेकिन लिंगर, जो थोड़ी शरारती है लेकिन फिर भी एक प्यारी सी बच्ची है, उसे अपनी माँ के हाथ से छीन लेती है क्योंकि उसे वह बहुत सुंदर लगता है। गू उसके पीछे दौड़ती है और वे दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी लिंगर बोल देती है कि यह उनकी सगाई की निशानी हो सकती है जो 5 साल में होने वाली है। हमारा हीरो समझ जाता है कि उसने लड़की से ऐसे झूठ बोलकर गड़बड़ कर दी है क्योंकि उसकी सोचने में कोई रोक टोक नहीं और न ही समझदारी है, इसलिए वह झूठ पर पूरा यकीन कर लेती है। वह नाटक जारी रखता है, कहता है कि अब उसे बस यह पक्का करना है कि उसकी माँ पहले उसे मैप दे दे, उसके बाद वह सही समय पर उससे शादी कर लेगा। गु आखिर में मान जाती है और कहती है कि नियम के मुताबिक इंटरमीडिएट मैप सर्वर शुरू होने के 20 दिन बाद ही दिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि उसने उसका रत्न ले लिया है तो वह उसे राज्य बताएगी। सिस्टम गांव के मुखिया को मैप देने की इजाजत देता है ऐसे प्लेयर को जो चुनौतियां पसंद करता है। बिना देर किए लिंगर दावा करती है कि उसे बिल्कुल पता है कि गांव के मुखिया का घर कहाँ है और वह उसे वहां ले जाएगी। कुछ मिनट बाद वे मुखिया के घर पहुंच जाते हैं, जहां मुखिया धूप में सो रही है, यह सोचकर कि उसकी जिंदगी और बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन वह कुछ अपनी तरफ तेजी से आते हुए देखती है और उसके रिएक्ट करने से पहले लिंगर उस पर कूद जाती है, जिससे वह अपना संतुलन खो देती है और उसके वजन के नीचे दब जाती है। उसे ज्यादा बुरा नहीं लगता और वह बस पूछती है कि कौन उसे ढूंढ रहा है। और तभी हमारा हीरो आता है, कहता है कि वह सीधी बात करेगा, उसे बस मैप चाहिए और फिर वह चला जाएगा। मुखिया उसे याद दिलाती है कि वह अभी सिर्फ लेवल 13 पर है और वह उसे कहती है कि तब वापस आए जब वह लेवल 20 पर पहुंच जाए। लेकिन हमेशा की तरह वह रिश्वत देने की कोशिश करता है और एक और पत्थर देता है। खुश होने के बजाय मुखिया उस पर हंसती है और पूछती है कि क्या वह यह भी जानता है कि वह मुखिया क्यों बनी। वह मुखिया इसलिए बनी क्योंकि उसके चरित्र के लिए काफी गर्व और सम्मान है और वह उस जैसे घमंडी आदमियों से रिश्वत नहीं लेती। फिर भी वह रत्न उठा लेती है और लिंगर चालाकी से कहती है कि अगर मुखिया को यह नहीं चाहिए तो वह इसे हमारे हीरो को वापस दे सकती है। इसके साथ ही मुखिया उसे उसकी तरफ फेंक देती है। हमारा हीरो मुस्कुराता है, सोचता है कि लड़की आखिर इतनी परेशान करने वाली नहीं है। लेकिन मुखिया जवाब देती है, कहती है कि क्योंकि वह सिर्फ लेवल 13 पर है तो उसे समझ नहीं आता कि वह इतनी तेजी से लेवल कैसे बढ़ा रहा है। सच तो यह है कि वहां के कीड़े भी कम से कम लेवल 20 के हैं और उसके अभी के लेवल पर वहां जाना मौत को बुलाना है। साफ अनुभव के लिए वह फिर भी उसे मैप नहीं दे सकती। हमारा हीरो जोर देता है कि वह अपनी ताकत साबित कर सकता है और वे एक सौदा करने पर राजी हो जाते हैं। पहले उसे गांव के मुखिया द्वारा दिया गया काम पूरा करना होगा। वह समझाती है कि हर साल गांव पर भेड़ियों के झुंड से हमला होता है और कभी कभी बहादुर योद्धा उनसे लड़ने में मदद करने आते हैं, लेकिन वे समस्या को पूरी तरह हल नहीं करते। यह इसलिए है क्योंकि भेड़ियों के पीछे एक नेता है, सफेद भेड़िया राजा। उसका मिशन है राजा को हराना और उसकी आंख वापस लाना। अचानक उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है और वह तुरंत मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। वह मुखिया से कहता है कि मैप तैयार रखे क्योंकि वह जल्दी वापस आएगा। लेकिन तभी लिंगर उसे रोक लेती है और कहती है कि वह उसके साथ जा सकती है और वह जोर देती है कि वह उसे बचा सकती है। जाओ जो उसे अपनी मम्मी के पास वापस जाने को कहता है क्योंकि वह एक ही समय में बेबीसिटर और योद्धा नहीं बन सकता। लिंगर उसकी बात सुनती है, लेकिन वह फिर भी बहस करती है, कहती है कि वह सच में उसे बचा सकती है और सफेद भेड़ियों को हराकर गांव को भी बचा सकती है। लेकिन तब वह देखता है कि नोटिफिकेशन कह रहा है कि उसके मिशन पूरा करने की शर्त में यह भी शामिल है कि उसे लिंगर को भी बचाना होगा। तो उसके पास हाँ कहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और उसकी रोने की आवाज भी सुनी कि वह उसे अकेला छोड़ने को तैयार था। वह रोती रहती है जब तक वह बाद में जंगल में मान नहीं जाता। लिंगर बिल्कुल वही जगह जाती है जो मिशन के इशारे के मुताबिक सफेद भेड़ियों को आखिरी बार देखा गया था। वह हमारे हीरो के कपड़ों से चिपक जाती है क्योंकि वह जगह डरावनी और ठंडी लगती है। अचानक एक दहाड़ सुनाई देती है और वे दोनों आवाज की तरफ मुड़ते हैं। बेचारी लड़की डर जाती है जबकि जोजो सोचता है कि उन्हें वहां जाना चाहिए। और जब वे जाते हैं तो वे देखते हैं कि कोई पहले से ही भेड़ियों से लड़ रहा है। हमारा हीरो योद्धा का गर्मी से स्वागत करता है, पूछता है कि भेड़िए का गुफा किस तरफ है। लगता है वहां पहले से ही एक पार्टी लड़ रही है और उसमें एक आर्चर, एक असैसिन, एक योद्धा और एक मेज हैं, सब अलग अलग लेवल के। लेकिन उनका नेता बिल्कुल भी खुश नहीं है कि कोई और भी है और वह पूछता है कि जो क्यों जानना चाहता है, क्योंकि ये जगह उन्होंने पहले ही ले रखी है और उसे वहां लेवल बढ़ाने की इजाजत नहीं है। हमारे हीरो को पता ही नहीं कि उसका मतलब क्या है। लेकिन तब नेता अपना हाथ उठाता है और अपने शरीर पर सांप का टैटू दिखाता है। कहता है कि वे सब ग्रीन स्नेक गैंग का हिस्सा हैं और यह जगह उनका इलाका है। शाओजो उलझा हुआ है और टीम लीडर समझाता है कि बफलो का इलाका भी उनके गैंग का है। वह हमारे हीरो को कहता है कि अगर उसे यहाँ लेवल बढ़ाने हैं तो उसे फीस देनी पड़ेगी, वरना वे उसे बिगिनर विलेज वापस भेज देंगे जहाँ वह सिर्फ मुर्गियां मार सकता है। नेता फिर लिंगर को देखता है और बताता है कि वह प्लेयर नहीं बल्कि एक एनपीसी है और पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि वे दोनों मिशन पर हैं। जाओजो तुरंत उसे बचाता है, कहता है कि यह उनका कोई काम नहीं।
वह ये भी कहता है कि उनका लेवल बढ़ाने का तरीका बहुत बेकार है। दूसरे प्लेयर्स में से एक जवाब देता है कि भेड़िए उन्हें कुछ एक्सपीरियंस दे सकते हैं। हालांकि जंगली भेड़िए कम लेवल के हैं, फिर भी वे सुरक्षित माने जाते हैं। लिंगर अचानक खतरा महसूस करती है और हमारे हीरो को चेतावनी देती है कि कुछ आ रहा है। वह जंगल में एक गहरी परछाई देखता है और जल्दी से लिंगर को पकड़ लेता है। एक पेड़ पर कूद जाता है। पार्टी सोचते हैं कि उन्होंने जाओजू को डरा दिया है। असल में हमारा हीरो सोचता है कि वे सब बेवकूफ हैं क्योंकि वे भेड़ियों की मारने की नीयत को महसूस नहीं कर सकते। अचानक एक बहुत बड़ा भेड़िया उनके बिल्कुल ऊपर मंडराता है। लार एक लड़की पर टपकती है और जब वह ऊपर देखती है तो उसे सिर्फ महान सफेद भेड़िया राजा का खुला हुआ मुंह दिखता है, हमला करने को तैयार। उसके रिएक्ट करने से पहले भेड़िया उसे निगल जाता है। सिर्फ उसकी टांगें उसके दोस्तों को दिखाई देती हैं। वुल्फ किंग को हमला करने को तैयार देखकर सभी पार्टी मेंबर्स भागना शुरू कर देते हैं, जैसे जानवर उन्हें एक एक करके शिकार करता है। फिर बिना किसी चेतावनी के वह हवा में गायब हो जाता है और छिपकर हमला करता है, उन्हें छोटे कीड़ों की तरह शिकार करता है। खून हर जगह फैल जाता है। भेड़िए को यह पता नहीं कि दूर एक पेड़ पर जाओ पहले से ही देख रहा है, उसके हमलों का अध्ययन कर रहा है और कोई कमजोरी ढूंढ रहा है। सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाता है कि वुल्फ किंग लेवल 20 का है। उसकी पेट पर एक कमजोर जगह है। उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा है, लगभग 4000 एक्सपी, और उसकी आंखों में एक और कमजोरी है, लेकिन उसकी स्किल्स अभी भी पता नहीं है। हमारा हीरो देखता है कि भेड़िए के पास कुछ चालें हैं। वह अचानक गायब होना इतनी स्पीड वाले के लिए नामुमकिन था। इसका मतलब है कि भेड़िया अपनी असली ताकत छुपा रहा है। जाओजी उसे टेस्ट करना चाहता है तो वह अपना तीर और तलवार तैयार करता है। लिंगर जल्दी से अपना हाथ उसके सामने रखती है, उसे रोकते हुए। यह भेड़िए का ध्यान खींचता है और वह उन दोनों को डाली पर बैठे हुए देखता है। वह अभी के लिए चला जाता है। हमारा हीरो नीचे कूदता है, भेड़िए का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन लिंगर उसे फिर से रोक लेती है। वह समझाती है कि पहले के 5 लोगों ने बहुत सारे भेड़ियों को मारकर वुल्फ किंग का गुस्सा बढ़ा दिया था। अगर हमारा हीरो अभी अपनी ताकत से उसका ध्यान खींचता है तो वह पक्का मर जाएगा। लड़ाई से पहले उन्हें पूरी तरह तैयार होना होगा। हमारा हीरो हैरान है कि एक छोटा एनपीसी इतनी समझ और लगाव कैसे रख सकता है, लेकिन वह जानता है कि वह सही है। उसे अपने स्टैट्स बढ़ाने होंगे। वह उससे पूछता है कैसे, और वह उसे एक पूरा रोड मैप देती है जो वुल्फ किंग की गुफा दिखाता है। हमारा हीरो कि अब उसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसके साथ रहना एक परेशानी है। अचानक सिस्टम उसे बताता है कि एवोल्यूशन अवेलेबल है। हमारा हीरो मुस्कुराता है, सोचता है कि अब समय आ गया है। उसके हाथ पर गॉन्टलेट दिखाई देता है और लिंगर भी उसकी खूबसूरती की तारीफ करती है। घमंडी और अकड़ में आकर हमारा हीरो उसके बारे में शेखी बघाड़ता है और अपनी ब्लड लाइन को फिर से इवॉल्व करता है। लेकिन अचानक एक नोटिफिकेशन में एक एरर दिखाई देता है। उसकी सारी ऑरा नेगेटिव में चली जाती है। वह पहले ही इवॉल्व हो चुका है और फिर से इवॉल्व नहीं हो सकता। शर्मिंदा होकर वह हंसता है, सोचता है कि कम से कम उसने कोशिश तो की। हमारा हीरो समझ जाता है कि अभी के लिए वह सिर्फ अपनी फैंटम स्किल को इवॉल्व कर सकता है, लेकिन उसने अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया है। वह फैसला करता है कि इसे टेस्ट करने का समय आ गया है और फैंटम को एक्टिवेट करता है। तुरंत एक नीली रोशनी उसे घेर लेती है और उसकी बॉडी का एक फैंटम वर्जन आसमान में दिखाई देता है। वह पानी से बना एक कूल सुपर हीरो लगता है। उसकी एक जबरदस्त परछाई। वह लिंगर की तरफ पीछे देखता है, सोचता है कि वह उसे भी ताकत दे सकता है, और शायद वह सही है। फिर वह फैंटम की शक्तियों को टेस्ट करने पर ध्यान देता है। वह उसे 7 स्टार एरो इस्तेमाल करने का हुक्म देता है। जैसा सोचा था, फैंटम बिल्कुल सही काम करता है, लेकिन उसके हमला करने से पहले वह उसे रोक देता है और कुछ और भी ज्यादा शक्तिशाली समझ जाता है। फैंटम स्किल्स भी इस्तेमाल कर सकता है। इससे उसे एक नया ख्याल आता है, एक चालाक प्लान जिसे वह सिस्टम को ही मात देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जाओ जो अपने फैंटम को एवोल्यूशन एक्टिवेट करने का हुक्म देता है और एक ही हुक्म से वह बदलना शुरू हो जाता है। सुनहरी एनर्जी उसके चारों तरफ फैल जाती है और क्योंकि फैंटम जाओ जू का हिस्सा है, उसे भी असर महसूस होता है। फैंटम डबल फैंटम में इवॉल्व हो जाता है और नोटिफिकेशन चेतावनी देता है कि यह और इवॉल्व नहीं हो सकता। अब वह एक साथ 2 फैंटम्स बुला सकता है। हर एक को उसकी अटैक पावर का 60% एक पूरे मिनट के लिए मिलेगा। हमारे हीरो को उम्मीद नहीं थी कि यह काम करेगा, लेकिन वह बहुत खलुश और थोड़ा हैरान है कि ऐसा हुआ। लिंगर टोकती है, पूछती है कि क्या वह चीटिंग कर रहा है, लेकिन हमारा हीरो हंसता है, कहता है कि चीटिंग भी इतनी शक्तिशाली या चालाक नहीं हो सकती। सच तो लिंगर हाई ग्रेड मछली और मांस खाने की पूरी खुशी से डकार लेती है। जाओजू हैरान नहीं है क्योंकि खाना टॉप क्लास है और दोनों ज्यादा होना उसके पीछे पीछे आती है। उन्हें यह पता नहीं कि कुछ ताक झांक करने वाले प्लेयर्स उनका पीछा कर रहे हैं, उनकी हर हरकत पे नजर रख रहे हैं। वुल्फ किंग की गुफा पर जाओजू लिंगर का शुक्रिया करता है उसे मैप देने के लिए। वह अपने फैंटम्स को बुलाता है और डेथ ट्रैप एक्टिवेट करता है। हर फैंटम 7 सेकंड तक रहता है और डेथ ट्रैप का 30 सेकंड का कूल डाउन है। इसका मतलब हर फैंटम एक बार बुलाने पर 2 ट्रैप्स लगा सकता है। इसका मतलब उसे कुल 4 ट्रैप्स मिलते हैं। वह बार बार यही करता है जब तक एक जानलेवा जाल एंट्रेंस पर फैल नहीं जाता, लेकिन ट्रैप्स किसी और को दिखाई नहीं देते तो सिर्फ वह उन्हें देख सकता है। लिंगर सोचती है कि यह थोड़ा ज्यादा हो गया है। टुकड़ा खाता है, खुद को याद दिलाते हुए कि वुल्फ किंग तेज है, तो उसे पक्का करना होगा कि उसके पास भागने की कोई जगह ना हो। लिंगर उसे भरोसा दिलाती है कि प्लान ठीक है, लेकिन वह कहती है कि जीतने का मौका अभी भी 50% तक नहीं पहुंच रहा है। जाओ बस मुस्कुराता है और कहता है 40% शेयर्स थे।
उसके पिता भी इस आदमी से अदब और इज्जत से पेश आते थे। फिर भी मास्टर एक चोर की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि उसे नहीं पता कि वह किससे डील कर रहा है और जाओजू को लूटने की कोशिश कर रहा है। जाओजू को एहसास होता है कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इन लोगों को यह दिखाने के कि बड़े बुजुर्गों की इज्जत कैसे करते हैं। वह अपनी उंगलियां चटकाने ही वाला है, तभी गुफा के अंदर से एक अचानक गरज सबका ध्यान खींचती है। लड़की अपने मास्टर को बताती है कि छिपा हुआ बॉस सच में अंदर ही होगा। बॉस अपने आदमियों को इकट्ठा करता है और उन्हें उकसाता है, कहता है कि वह बॉस पर हमला करेंगे और उसे हरा देंगे। सब आगे बढ़ते हैं और लिंडगर को भी हमारे हीरो की तरफ फेंक देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनके पास एक बड़ी मुश्किल है। जाओ जो उसे पकड़ लेता है और दूर से इस गड़बड़ को देखता है। वह सोचता है कि यह बेवकूफ लोग एक मशहूर गैंग कैसे बन गए। उन्होंने इस सो कॉल्ड बॉस से लड़ने से पहले कुछ भी तैयारी नहीं की थी। उन्हें यह भी नहीं पता कि वह किससे लड़ रहे हैं। अगर वह सीधे उसके जालों में चले जाते हैं तो वह जिम्मेदारी नहीं लेगा। और जैसा उसने सोचा था, उनमें से हर एक हमारे हीरो के जाल में फंस जाता है, उलझे हुए, घबराए हुए और पहले से ही थोड़े डरे हुए। मास्टर, जो अब बिल्कुल भी बहादुर नहीं है, व्हाइट किंग को अपने सामने खड़ा देखता है और उसके पैर कांपने लगते हैं। वह सोचता है कि यह किस तरह का बॉस है, क्योंकि यह जानवर उस राक्षस जैसा नहीं लगता जो उसे पल भर में खत्म कर देगा। उसके एक असैसिन को एक कमजोर जगह दिखती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वह जानवर लेवल 20 का है। वह अपने बॉस से घबराहट में पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, और बॉस, जो खुद भी घबराने की कोशिश नहीं कर रहा है, झूठ बोलता है कि जब तक वह यहाँ है चिंता करने की कोई बात नहीं है। वह दावा करता है कि उसके पास गेम में एक छिपा हुआ वॉरियर टैलेंट है, एक बैरकशर जायंट, उस सारे पैसे की वजह से जो उसने लेवल अप करने में खर्च किए थे। वह अपने लोगों के सामने अपनी इज्जत नहीं खो सकता, तो वह तुरंत उस स्किल का इस्तेमाल करता है और व्हाइट किंग के सामने एक बरकशर जायंट में बदल जाता है। उसकी एक्टिव स्किल ताकत को 130% और अटैक पावर को 150% बढ़ा देती है, और इसका एक बड़ा एग्जीक्यूशन इफेक्ट है। हमारा हीरो भी ऐसी स्किल देखकर खुश होता है क्योंकि यह बाद में उसके काम आ सकती है। इसी बीच लिंडगर पूछती है कि क्या वह सच में मिशन छोड़ने वाला है, लेकिन वह उससे कहता है कि मॉन्स्टर को मारने की कोई जल्दी नहीं है, वह पहले थोड़ा मनोरंजन करना चाहता है। सब अपने यंग मास्टर के लिए चीयर करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि वह कमाल का है और जानवर को हरा देगा। बॉस खुद भी घमंडी हो जाता है, सोचता है कि उसकी टैलेंट और उसकी ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी उसे व्हाइट किंग को हराने में मदद करेगी, और फिर उसके पास हीलर्स और असैसिन्स भी हैं जो उसकी मदद करेंगे। वह व्हाइट वुल्फ पर हमला करता है, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी कि क्या होगा। भेड़िया उसे ऐसे पकड़ लेता है जैसे वह आलू का एक बोरा हो। एक स्टील पीक पंजे के वार से वह 800 डैमेज देता है और उसके हर डिफेंस को इग्नोर कर देता है। यंग मास्टर, जो एक पल पहले घमंड से भरा हुआ था, अब उसके पास सिर्फ 80 एचपी बची है और वह लगभग मर चुका है। व्हाइट किंग उसे कचरे के टुकड़े की तरफ फेंक देता है। उसके चेलों को यकीन नहीं होता कि उनका बॉस इतनी आसानी से जलील और हार गया। वह घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। जाओजू उन्हें बिखरता हुआ देखता है और उनकी बेईमानी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता, और वह कितने बेकार साबित होते हैं। व्हाइट वुल्फ गरजता है और भेड़ियों का एक पूरा झुंड भागते हुए पार्टी का पीछा करना शुरू कर देता है। लड़कियों में से एक, जो पहले अपने बॉस के साथ चिपकी हुई थी, सोचती है कि लेवल 2 के भेड़िए से डरने की कोई वजह नहीं है और कहती है कि उन्हें वापस जाकर अपने बॉस को बचाना चाहिए। बाकी लोग सोचते हैं कि वह बेवकूफ़ी कर रही है, वह इतने सारे भेड़ियों से नहीं लड़ सकते और उनका बॉस पहले ही एक वार में खत्म हो चुका है, तो उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहिए। वह भी सोचता है कि उसकी लगातार चमचागिरी उन सबको मरवा सकती है, तो वह खुद ही भाग जाता है, जबकि कमजोरी से अपने बॉस से उसे छोड़ने के लिए माफी मांगता है। फिर वह देखता है कि हमारा हीरो बिल्कुल भी नहीं भाग रहा है। इसके बजाय हमारा हीरो उनके लगभग मरे हुए बॉस की तरफ सीधा चल रहा है और वह जानना चाहता है कि यह आदमी क्या प्लान कर रहा है। जाओ जो पहले ही व्हाइट वुल्फ किंग से सीधे बात कर रहा है। वह कहता है कि भेड़िया उससे ज्यादा होशियार है जितना उसने सोचा था, क्योंकि पहले उसने सोचा था कि भेड़िया बुजदिल है जो अपनी गुफा में वापस चला गया। लेकिन उसे एहसास होता है कि भेड़िए ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि वह उन भेड़ियों से बदला ले सके जिन्होंने पहले उसका पीछा किया था। हमारा हीरो एक बार पहले ही मर चुका है, लेकिन अगली बार उसका दुश्मन कोई मामूली पार्टी नहीं होगी, वह खुद होगा। बॉस यांगचेंग सनशाओ, जो अब जमीन पर जलील और मरने की हालत में पड़ा है, सोचता है कि हमारा हीरो घमंडी है जो भाग नहीं रहा और व्हाइट किंग का सामना करने की हिम्मत कर रहा है। वह फैसला करता है कि सबसे होशियार काम यह होगा कि मरने का नाटक करे और जब मामला शांत हो जाए तो भाग जाए। व्हाइट वुल्फ को धमकाया जाना पसंद नहीं है, तो वह अपने भेड़ियों को टेलीपैथिकली हमारे हीरो पर हमला करने का हुक्म देता है। हमारा हीरो तुरंत अपना हेडगियर ऑन करता है और कहता है कि ये सिर्फ भेड़िए हैं, लेकिन वह एक शेर है। एक जबरदस्त ऑरा बड़े व्हाइट टाइगर के रूप से फूट पड़ता है और भेड़िए डरकर और पहले से ही जख्मी होकर इधर उधर भाग जाते हैं। व्हाइट वुल्फ को अपने छोटों को चोट पहुंचते देखना पसंद नहीं है, लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले जाओ जो आसमान में उठता है और सीधे उस पर तीर चलाता है। व्हाइट वुल्फ तेजी से चलता है और उन्हें एक एक करके बचाता है। हमारे हीरो को एहसास होता है कि भेड़िए की स्पीड बहुत ज्यादा है और उसकी एक्यूरेसी उसके साथ नहीं चल पा रही है। अगर वह अपने शॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वह हिट नहीं कर पाएगा। भेड़िया हमला करता है और अपने स्टील पीक पंजे का इस्तेमाल करता है उसी पल जब जाओ जो फैसला करता है कि उसे उसका सीधा सामना करना होगा। पंजा साफ लगता है। लिंडगर देखती है और डर से हमारे हीरो से खून टपकता है, उसकी शील्ड टूट जाती है और वह बहुत सारा एक्सपी खो देता है।
हमारा हीरो भेड़िए का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। कहता है कि वह बेवकूफ है अगर वह सोचता है कि हमारा हीरो बच नहीं सकता। लेकिन सच ये है कि हमारे हीरो ने जानबूझकर खुद को जख्मी होने दिया क्योंकि उसे भेड़िए को अपने जाल में फंसाना था। चाल ये है कि अगर वह हमले से बच जाता तो वह व्हाइट वुल्फ को एक जगह पर बंद नहीं कर पाता। व्हाइट वुल्फ को यह एहसास नहीं है कि उसके सर के ऊपर फैंटम्स मंडरा रहे हैं। दोनों तरफ से 7 स्टार फ्लेमिंग एरोज निशाना बना रहे हैं। कुल 14 फ्लेमिंग एरोज उसे लगते हैं। वह अपना सर झुकाता है और उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत ज्यादा है और वह लगभग 1200 एक्सपी खो देता है। वह गुस्से और आग से जल उठता है। जाओ जो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसने उनके आसपास इल्यूजन्स के साथ जाल बिछा दिए हैं तो भागना नामुमकिन है। वह उस मगर के गोश्त का एक टुकड़ा खाता है और भेड़िए को चुनौती देता है। सोचता है कि कौन ज्यादा देर तक टिकेगा। क्योंकि मगर का गोश्त हाई ग्रेड का है, उसे 400 टोटल हेल्थ वापस मिल जाती है। व्हाइट वुल्फ गार्गल करता है और हमला करता है और अचानक हमारे हीरो के सामने से गायब हो जाता है। जाओ जो को समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ और उसने इनविजिबिलिटी स्पेल कैसे इस्तेमाल किया। वह उलझ जाता है और व्हाइट वुल्फ उसके पीछे दिखाई देता है और वॉर करता है, एक्सपी डैमेज देता है। जब जाओ जो जख्मी होता है उसे याद आता है कि ये वही टेक्निक है जो भेड़िए ने पहले पार्टी को हराने के लिए इस्तेमाल की थी। वह व्हाइट वुल्फ को फिर से गायब होते और अपने सामने दिखाई देते देखता है। फिर से वॉर करता है और वह इस चाल को बार बार दोहराता है जब तक हमारे हीरो की लगभग आधी एचपी खत्म नहीं हो जाती। लगातार हमले उसे ठीक होने का कोई मौका नहीं देते और वह सारे दर्द को सहता है जबकि उसकी पीठ भेड़िए की तरफ है। वह उसे फिर से हमला करते देखता है, लेकिन बिल्कुल आखिरी सेकंड में जाल चल जाता है और भेड़िए को बांध देता है। जाओ जो उसे बधाई देता है और कहता है कि उसका टेलीपोर्टेशन मूव अच्छा है, लेकिन यह सिर्फ क्लोज रेंज कॉम्बैट में काम करता है। जब तक उसने उनके बीच जाल बिछाया है, हमला सिर्फ उसे ट्रिगर करेगा और उसे जवाब देने का मौका देगा। वह अपना धनुष और तीर उठाता है और कहता है कि अब उसकी बारी है डैमेज देने की। वह लगभग 200 डैमेज देता है और एक बार फिर व्हाइट वुल्फ इतना गुस्से में आ जाता है कि वह जाल तोड़ देता है और एक छोटे वार में हमला करता है और 800 और एक्सपी डैमेज देता है। मरने के बजाय हमारा हीरो बताता है कि उसे पहले से ही पता था कि जाल उसे रोक नहीं पाएंगे, इसलिए वह बचा नहीं और अपने शरीर का इस्तेमाल किया भेड़िए को एक जगह पर रोकने के लिए। उसे सिर्फ 3 सेकंड चाहिए थे। वह अपनी उंगलियां चटकाता है और फैंटम्स फिर से उठते हैं। वह एक जाल लगाता है और वह तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और कई जाल व्हाइट वुल्फ को रोक देते हैं। वह 7 स्टार फ्लेमिंग एरो का इस्तेमाल करता है और उससे मरने को कहता है और फैंटम्स हमले को दोहराते हैं। इस बार 21 फ्लेमिंग स्टार्स उसे लगते हैं। पास में 2 एडवेंचरर्स एक भेड़िए का शिकार करने के बारे में सोचते हैं जब उन्हें अचानक अपने सामने एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन दिखता है। उन्हें नहीं पता कि गेम में न्यूक्स भी हैं और वह सोचते हैं कि क्या यह हैक है, लेकिन वह फिर भी नज़ारे का मजा लेते हैं। लिंडगर देखती है और बहुत खुश हो जाती है क्योंकि जाओ जो लगभग जीत गया है। व्हाइट वुल्फ की एचपी अब सिर्फ 75 है और वह किसी भी पल मर जाएगा। जाओ जो आइजैक के मगर के गोश्त का एक टुकड़ा खाता है ठीक होने के लिए और सोचता है कि पहले 9 तीर कैसे चूक गए थे। एक पूरा कॉम्बो भेड़िए को पूरी तरह खत्म कर देता। उसे एहसास होता है कि अगर उसे और मजबूत बनना है तो उसे अपने इल्यूजन्स को और ज्यादा कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करनी होगी। लिंडगर उसे भेड़िए को खत्म करने को कहती है ताकि वह मिशन पूरा कर सके, लेकिन हमारा हीरो जो अभी भी ठीक हो रहा है उससे कहता है कि जल्दी न करे क्योंकि उसे कुछ करना है। लिंडगर उलझ जाती है और जाओ जू उसके जवाब के बारे में सोचता है। यांग चेंग जिसे पहले व्हाइट वुल्फ ने मारा था और अब अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ गया है, मरने का नाटक करता रहता है। वह सोचता है कि तेज धमाके के बाद सब कुछ शांत क्यों हो गया और सोचता है कि जाओ जो शायद आखिरकार मर गया होगा। वह अभी भी हिल नहीं सकता क्योंकि अगर वह हिलता है तो सबको पता चल जाएगा कि वह असल में जिंदा है और यह शर्मिंदगी की बात होगी। लेकिन इस लड़के को यह एहसास नहीं है कि हमारा हीरो पहले ही उस पर नजर रखे हुए है। वह उसके चेहरे के पास एक तीर गिरा देता है उसे डराने के लिए। यांग चेंग उठ जाता है, यकीन नहीं कर पाता कि उसने सच में व्हाइट वुल्फ किंग को मार दिया। जाओ जो कहता है कि उसने नहीं मारा, लेकिन सच ये है कि राजा मुश्किल से जिंदा है। यांग चेंग सन तुरंत झुकना शुरू कर देता है, मानता है कि हमारा हीरो सच में शक्तिशाली है और वह बेवकूफ था जो उसने पहले उसे पहचाना नहीं। वह माफी मांगता है। जाओ जो कम ही दिखने वाली दया दिखाते हुए कहता है कि वह लीडर की जान बख्श सकता है और उसे व्हाइट वुल्फ से एक्सपीरियंस भी लेने दे सकता है, लेकिन उसे बदले में कुछ करना होगा। ये शैतान के साथ डील करने जैसा है। सच ये है कि हमारे हीरो के पास अभी कोई साफ प्लान नहीं है, तो यांग चेंग सन को इंतजार करना होगा। जब वक्त आएगा जाओ जू उसे बताने का कोई रास्ता ढूंढ लेगा। फिर वह अपनी कुल्हाड़ी निकालता है, उसे धमकाता है चाहे वह माने या न माने। यांग चेंग सन तुरंत डर जाता है। वजह साफ है, जल्दी ही शाओ तियनकाई चुपके से उसका काम संभाल लेगा, कंपनी के दूसरे ग्रुप्स का इस्तेमाल करके उसकी पोजीशन छीन लेगा। भले ही लीडर के परिवार का असर कम है, लेकिन उन्हें आसानी से मनाया जा सकता है, जिससे हमारे हीरो को थोड़ा वक्त मिल जाएगा। गेम के एट्रीब्यूट्स को असल जिंदगी में लाने की एबिलिटी 6 महीने में अनलॉक हो जाएगी, तो उसे तब तक धीरे धीरे लेवल अप करना होगा। यांग चेंग सन बहस करने की कोशिश करता है कि भले ही वह मान जाए, जाओ जू फिर भी उसे मार सकता है। हमारा हीरो जवाब देता है, कहता है कि क्योंकि यांग चेंग सन दिल से एक बिजनेसमैन है, उसे एक अच्छी डील पसंद है। अगर वह बिना किसी शर्त के मान